मैंने अपने अंकल के साथ मिलकर सी फूड का होलसेल बिजनेस शुरू किया था। एक साल में हमने 2.85 मिलियन युआन का नेट प्रॉफिट कमाया। साल के आखिर में जब मुनाफे के बंटवारे की बारी आई तो उन्होंने मेरे सामने सिर्फ 1,20,000 फेंक दिए। उन्होंने कहा, दुकान मेरी थी और शुरुआती कैपिटल भी मैंने ही लगाया था। तुमने तो बस मेहनत की है। 1,20,000 कोई छोटी रकम नहीं होती। मैंने पलटकर एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। मैंने चुपचाप वो पैसे अपनी जेब में रख लिए जो उनके कुल मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं थे। मैंने बस इतना कहा, ठीक है, जैसा आप कहें। उन्हें लगा कि मैं बेवकूफ़ हूं और हमेशा के लिए उनका सस्ता मजदूर बनकर काम करता रहूंगा। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि उन्हीं पैसों से मैंने सीधे सामने वाला बड़ा कोल्ड स्टोरेज किराए पर ले लिया है। उनके चेहरे को पल भर में सफ़ेद पड़ता देख मैंने शटर नीचे गिराया और कहा, अंकल, अब से हम अपना अपना रास्ता देखेंगे। कहते हैं कि उस रात वो सुबह तक अपनी दुकान पर बैठे बिना रुके कैलकुलेटर चलाते रहे। साल भर की कमाई का आंकड़ा 2.85 मिलियन था। एक साल में 365 दिन होते हैं और हम दोनों ने शिफ्ट में काम करते हुए बिना एक पल रुके सी फूड पूल्स की निगरानी की थी। टोटल टर्नओवर 5 मिलियन से भी ऊपर था। नेट प्रॉफिट लगभग 2.9 मिलियन ही था, बस कुछ हजार का फर्क रहा होगा। 2.85 मिलियन का आंकड़ा बिल्कुल सही था। दुकान उनकी थी, कैपिटल उनका था और बड़े होटल्स के साथ बिजनेस रिलेशंस भी उन्होंने ही संभाले थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, मुझे ऐसे मत देखो। अगर तुम बाहर से कोई हेल्पर ढूंढते तो 10,000 महीना उसकी आखिरी हद होती। ऊपर से उसका खाना रहना और सोशल सिक्योरिटी भी मुझे ही देखनी पड़ती। ये 1,20,000 तुम्हारी सेविंग्स है। कम नहीं है ये, अगर मशीनों की घिसाई, डेप्रिसिएशन और उधारी की वसूली को गिना जाए। साल भर उन पुरानी रेफ्रिजरेशन मशीन्स को ठीक करने में ही मेरे 30,000 से ज़्यादा खर्च हो गए। उनकी बात अपनी जगह सही थी कि दुकान और कैपिटल उनका था, पर उस 2.73 मिलियन में से कितनी कमाई मेरे माथे के पसीने और रातों की नींद उड़ाने से आई थी, उन्होंने कभी वो हिसाब नहीं लगाया। मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप कहें। उन्होंने कहा, अब इसे और मत सोचो। नए साल के पहले दिन बंदरगाह पे कम दाम में प्रीमियम क्वालिटी लॉबस्टर्स का एक बड़ा लॉट आने वाला है। सुबह जल्दी घाट पर पहुंच जाना। मैं घर नहीं गया। मेरे पास वो 1,20,000 युआन थे। मुझे डर था कि माँ पूछेगी कि साल भर अंकल के साथ काम करके कितना कमाया और हमने मुनाफे को कैसे बांटा। मेरे पास उन्हें समझाने का कोई रास्ता नहीं था। साझेदारी के शुरू में उन्होंने कहा था, हम एक ही परिवार के हैं, मुनाफा आधा आधा बांटेंगे। जहां मैं खाऊंगा वहीं तुम भी खाओगे। पर साल बीतते ही बात सिर्फ मेहनत पर आ गई। मैंने उस रकम को बहुत देर तक देखा। क्या मेरी पूरी मेहनत की कीमत बस इतनी ही थी? उन्होंने कहा था ना कि दुकान उनकी है, तो अब मेरी अपनी दुकान होगी। मैंने मार्केट के लीज सुपरवाइजर को फ़ोन किया और सामने वाले 500 स्क्वायर मीटर के बड़े कोल्ड स्टोरेज की बात की। रेंट और डिपॉजिट मिलाकर कुल 1,20,000 ही लग रहे थे। मैं छोटे कस्टमर्स को पहले से ही अच्छी तरह जानता था। मैंने 3 दिन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और नए साल से पहले काम शुरू करने का फैसला कर लिया। उसी रात मैंने सुपरवाइजर की मेज़ पर पैसे रखे और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। जैसे ही कोल्ड स्टोरेज की चाबियां मेरे हाथ में आईं, मुझे समझ आ गया कि अब मेरी तकदीर किसी और के हाथ में नहीं है। नए साल के पहले दिन सुबह के 4 बज रहे थे। घाट पर ठंडी हवाएं हड्डियों तक को कंपा रही थीं। मैं हमेशा के वक्त से 2 घंटे पहले पहुंच गया। जब कैप्टन की नाव किनारे लगी तो मैं सीधे उनके पास गया। ओल्ड जैन, मुझे ये पूरा लॉबस्टर्स का लॉट चाहिए, कैश पेमेंट अभी के अभी। कैप्टन हैरान रह गए। क्या तुम्हारे अंकल ने तुम्हें नहीं बताया? मैंने पैसों की गड्डी निकाली और कहा, अब मैं अपना काम खुद करता हूँ, मैं आपको 5% ज़्यादा दाम दूंगा। इंस्पेक्शन और लोडिंग की जिम्मेदारी मेरी होगी। आपको 1 मिनट भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कैप्टन ने मेरी तरफ देखा, कुछ पल खामोश रहे और मान गए। जब तक अंकल घाट पर पहुंचे, वो प्रीमियम लॉबस्टर्स मेरे रेफ्रिजरेटेड ट्रक में लोड हो चुके थे। वो खाली घाट पर खड़े रह गए। उनका चेहरा गुस्से से नीला पड़ चुका था। इसका क्या मतलब है? मैंने ट्रक का दरवाज़ा बंद किया और कहा, अंकल, क्या ये आपने ही नहीं कहा था, जिसकी जितनी काबिलियत, हैप्पी न्यू ईयर। मैं साल की शुरुआत अच्छे से करना चाह रहा था। ट्रक स्टार्ट हुआ और रियर व्यू मिरर में अंकल की परछाई छोटी होती चली गई। मुझे पता था कि अब हमारे बीच की जंग का आगाज हो चुका है। मैंने रात भर जागकर उन लॉबस्टर्स की छंटनी की। माल की क्वालिटी बेहतरीन थी। हर एक का वजन 750 ग्राम से ज़्यादा था। काम खत्म होते ही मैंने मार्केट के रिटेलर्स के ग्रुप में मैसेज डाला। आधे घंटे के अंदर 10 से ज़्यादा लोग मेरे कोल्ड स्टोरेज के सामने खड़े थे। ये सब वो लोग थे जिनसे मैंने साल भर मेहनत करके रिश्ते बनाए थे। मैंने किसी को भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा था और आज वो सब मेरे साथ थे। माल देखने के बाद रिटेलर्स ने तुरंत ऑर्डर्स दे दिए। मैंने मार्केट प्राइस पर ही माल बेचा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया। 2 घंटे के अंदर पूरा लॉट बिक गया। मुझे 43,000 का नेट प्रॉफिट हुआ और मेरी पहली इन्वेस्टमेंट वसूल हो गई। आईजी एक्वाटिक प्रोडक्ट्स होलसेल का काम आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था। सुबह 10 बजे अंकल का फ़ोन आया। मैंने नहीं उठाया।
तुरंत बाजार में अफवाहें उड़ने लगी कि मेरा अपने अंकल से झगड़ा हो गया है और मैंने अपनी दुकान खोल ली है। अंकल ने धमकी दी कि जो भी मेरे साथ बिजनेस करेगा उसे भविष्य में उनसे कोई माल नहीं मिलेगा। बाजार के पुराने खिलाड़ियों से दुश्मनी मोल लेकर यहाँ टिकना मुश्किल था। दोपहर से ही रिटेलर्स के फोन आने लगे कि वो अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर रहे हैं। सब घर में कोई न कोई बहाना बना रहे थे। मैं समझ गया कि ये सब अंकल का किया धरा है। मैंने कोई बहस नहीं की और सबके डिपॉजिट्स पूरे वापस कर दिए। दोपहर के 3 बजे अंकल बाजार के कुछ पुराने दुकानदारों के साथ मेरे कोल्ड स्टोरेज पर आए और रास्ता रोककर खड़े हो गए। उन्होंने सबकी आंखों के सामने मुझे एहसान फरामोश कहा। बोले कि वो मुझे गांव से यहाँ लाए, मुझे बिजनेस करना सिखाया और मैंने उन्हें ही धोखा दे दिया। लोग तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। मैंने 1,20,000 वाली बात नहीं छेड़ी, बस शांति से पूछा कि वो आखिर चाहते क्या है। वो कुछ बोल नहीं पाए और बस धमकी दी कि कोई भी कैप्टन या बड़ा कस्टमर मेरे साथ सौदा नहीं करेगा, बस अपनी दुकान बंद करने का इंतजार करो, कहकर वो चले गए। भीड़ भी धीरे धीरे छँट गई। मैं वहीं खड़ा होकर उन्हें जाते हुए देखता रहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने 1 साल इस बाजार में खून पसीना एक किया है। कौन सा घास कब आता है, किस रिटेलर को किस माल की जरूरत है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अंकल को लगता है कि वो मेरी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि रिश्ते डराने धमकाने से नहीं, भरोसे और मेहनत से बनते हैं। उसी रात मैंने अपना बोर्ड लटका दिया, आईजी एक्वाटिक प्रोडक्ट्स होलसेल। वो चमकते हुए अक्षर सीधे अंकल की दुकान की तरफ देख रहे थे। मैंने बाजार के गेट पर एक कर्मचारी के लिए नोटिस भी लगा दिया। 12,000 महीना सैलरी, खाना, रहना और इंश्योरेंस सब शामिल। अगर काम अच्छा रहा तो साल के आखिर में बोनस भी मिलेगा। अगली सुबह श्याओलिन नाम का एक लड़का आया। वो अपने गांव से काम की तलाश में आया था और उसकी आंखों में मुझे वही भूख दिखी जो कुछ साल पहले मेरी थी। उसके हाथों के गट्टे बता रहे थे कि वो कड़ी मेहनत करने वाला इंसान है। मैंने उसे तुरंत काम पर रख लिया। शाओलिन के जाने के बाद मैं कोल्ड स्टोरेज का इन्वेंट्री चेक करने लगा। मशीनों की आवाज के बीच तापमान 5 डिग्री बिलो जीरो पर टिका था। मैंने सामने अंकल की दुकान को देखा, जहां काफी चहल पहल थी, पर मैं जानता था कि मेरे बिना उनकी पुरानी मशीनें और वो काम ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। पिछली गर्मियों में जब भयंकर गर्मी थी, तब वो सिर्फ हिसाब किताब करते थे और मज़े से रिश्ते निभाते थे। मशीनों को मैंने संभाला था। मैंने अपना फ़ोन निकाला और उन 10 कैप्टन्स को मैसेज किया जिनसे मैंने साल भर में जान पहचान बनाई थी। अंकल को लगा कि वो लोकल सप्लाई काट कर मेरा गला घोंट देंगे, पर उन्हें नहीं पता कि दुनिया बहुत बड़ी है और सिर्फ यही एक घाट नहीं है। रात गहराते ही मैंने शटर नीचे किया और ताला लगा दिया। कल सुबह 3 बजे मुझे 200 किलोमीटर दूर नंगन पोर्ट पहुंचना है, जहां एक कैप्टन ने मेरे लिए फ्रेश फ्रोजन फिश का एक बड़ा लॉट संभाल कर रखा है। काम के तीसरे दिन मेरी माँ आई। वो कोल्ड स्टोरेज के सामने थर्मोस लिए खड़ी थीं। उनके बाल नए साल के मुकाबले और सफ़ेद लग रहे थे। मैं शॉलिन के साथ माल की गिनती कर रहा था। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस मेज पर सूप रख दिया। उन्होंने 500 स्क्वायर मीटर का वो कोल्ड स्टोरेज देखा और दीवार पर लगा आईजी का बोर्ड। उनकी आंखें नम थीं। मैंने माँ के लिए कुर्सी लगाई। वो काफ़ी देर तक चुप रहीं और फिर पूछा कि क्या सच में मेरा अंकल से झगड़ा हो गया है। मैंने बस अपना सिर हिला दिया। माँ ने आह भरते हुए कहा कि कल अंकल घर आए थे और रोते हुए कह रहे थे कि मैं आसान फरामोश हूँ। मैंने उनका पूरा बिजनेस बर्बाद कर दिया है और उनकी सप्लाई रोक दी है। माँ ने कहा, तुम्हारे अंकल चाहते हैं कि तुम ये कोल्ड स्टोरेज उन्हें दे दो और वापस उनके पास काम पर आ जाओ। वो साल के 2 लाख देने का वादा कर रहे हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस दराज से एक फोल्डर निकाला और माँ को दे दिया। उसमें साल भर के हर परचेज बिल, रिपेयर बिल, कलेक्शन कॉल के रिकॉर्ड्स और मशीनों के मेंटेनेंस की पूरी जानकारी थी। मैंने लाल पेन से वो दिन मार्क किए थे जब जुलाई की गर्मी में कंप्रेसर खराब हुआ था और मैं 36 घंटे जागकर उसे ठीक कर रहा था, जबकि अंकल कमरे में एसी चलाकर महजौम खेल रहे थे। सितंबर में जब एक रेस्टोरेंट ने 1,50,000 दबा लिए थे, तो मैंने आधा महीना भाग दौड़ करके वो पैसे वसूले थे। और जब नवंबर की रात 2 बजे माल आया, तो मैंने अकेले 3 टन सी फूड उतारा था, जिससे मेरी कमर में चोट आई थी, जबकि अंकल अगले दिन सिर्फ हिसाब करने आए थे। माँ उन कागजों को पलटती रहीं और उनके हाथ कांपने लगे। मैंने उनसे कहा कि 365 दिनों में से 80% काम मैंने किया था। 5 मिलियन की टर्नओवर पर जब 2.85 मिलियन का मुनाफा हुआ, तो उन्होंने मुझे सिर्फ 1,20,000 दिए और कहा कि मैंने सिर्फ मेहनत की है। माँ की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने फोल्डर बंद किया और बिना कुछ कहे उठकर चली गई। मुझे पता था वो कहाँ जा रहे हैं। शाम के 4 बजे बाजार में शोर मच गया। माँ अंकल की दुकान के सामने खड़ी थीं और सबके सामने उनसे पूछ रही थीं कि उन्होंने साल भर में खुद कितना काम किया। उन्होंने पूछा कि उन 1,20,000 का हिसाब किस आधार पर किया गया। अंकल निरुत्तर थे।
माँ ने चिल्लाकर कहा कि जब उन्होंने दुकान शुरू की थी तो 50,000 का वो शुरुआती कैपिटल भी माँ ने ही उधार दिया था। क्या उन्हें वो कर्ज याद नहीं? साल भर मेरे बेटे को खटाने के बाद उसे उसका जायज़ हिस्सा तक नहीं दिया। क्या तुम्हारा ज़मीर तुम्हें नहीं कचोटता कि तुमने उसे साल के आखिर में सिर्फ 1,20,000 दिए? अंकल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो कुछ बोलना चाहते थे पर शब्द नहीं निकले। माँ पीछे मुड़ी और वहां से चली आई। जब वो मेरे गोदाम के पास से गुजरी तो वो रुकी और मुझे देखा। उनकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी पीड़ा और मेरे लिए गर्व भरा सुकून था। उसने बस 4 शब्द कहे थे, इसे ढंग से करना। उस रात मैंने सब कुछ बहुत संजीदगी से सीखा। सी फूड को कैसे काटना है और उसकी फ्रेशनेस को कैसे परखना है। उसने बहुत गंभीरता से सब सीखा, नोट्स बनाए और सवाल पूछे। उसे देखकर मुझे 1 साल पहले वाला अपना आप याद आ गया। मैं भी तब बिल्कुल ऐसा ही था। मुझे लगता था कि अगर मैं कड़ी मेहनत और तकलीफ़ें झेलने के लिए तैयार हूँ तो मेरे अंकल मेरे साथ ईमानदारी से पेश आएंगे। पर अब मुझे समझ आ गया है, इस दुनिया में सिर्फ आपकी अपनी जगह, आपकी अपनी पोजीशन ही सबसे ज़्यादा रिलायबल होती है। रात के 11 बजे मेरे अंकल के स्टॉल की लाइट अब भी जल रही थी। शीशे के पार मैंने उन्हें वहां अकेले बैठे देखा। वो अकाउंट बुक को घूर रहे थे और उनके बगल में रखा रेफ्रिजरेटर एक अजीब सी आवाज़ कर रहा था। उसकी स्क्रीन पर टेम्परेचर साफ तौर पर अनस्टेबल होकर ब्लिंक कर रहा था। मैंने अपनी नज़रें हटा ली और वेयरहाउस का दरवाज़ा बंद कर दिया। कल एक अर्जेंट ऑर्डर है, मैं कोई गलती नहीं कर सकता। काम शुरू होने के 5वें दिन ही मेरी सप्लाई काट दी गई। सुबह के 4 बजे जब मैं हमेशा की तरह माल लेने डॉक पर पहुंचा तो ओल्ड जैन की नाव पहले से ही वहां खड़ी थी। लेकिन मुझे देखते ही उन्होंने अपना सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, सॉरी बेटा, आज का सारा माल तुम्हारे अंकल ने पहले ही बुक कर लिया है। वो मार्केट रेट से 20% ज़्यादा कीमत दे रहे हैं। मैं सुनकर सुन्न पड़ गया। मैं दूसरे कप्तानों को ढूंढने के लिए मुड़ा, लेकिन हर किसी का जवाब वही था। मेरे अंकल ने पूरे मार्केट और दूसरे बड़े स्टॉल वालों के साथ मिलकर 60 गांठ कर ली थी और लोकल सप्लाई को 20% महंगी कीमत पर खरीदकर ब्लॉक कर दिया था। मैं उस खाली डॉक पर अकेला खड़ा रहा और नावों को सी फूड ले जाते हुए देखता रहा। मेरे हाथ की सिगरेट जलकर राख हो गई। जब मैं वेयरहाउस पहुंचा तो शाओलिन मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे खाली हाथ देखकर उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उसे जाकर आराम करने कह दिया। मैं ऑफिस में अकेला बैठा अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करने लगा। अगर लोकल सप्लाई ब्लॉक है तो मैं बाहर जाऊंगा। मुझे याद आया कि 2 महीने पहले साउथ वार्फ पर माल पहुंचाते वक्त मेरी मुलाकात कैप्टन चेन से हुई थी। उस वक्त उनकी खेप ठीक से बिक नहीं रही थी। दिखने में तो माल अच्छा था, पर साइज छोटा होने की वजह से कोई लोकल होलसेलर उसे लेने को तैयार नहीं था। मैंने मार्केट को समझने में उनकी मदद की थी। मैंने उन्हें प्राइस कम करके रिटेल में बेचने की सलाह दी और 3 दिन के अंदर उनका सारा इन्वेंट्री बिक गया। जाते वक्त ओल्ड चंद ने कहा था, अगर कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक बताना। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया। काफ़ी देर तक घंटी बजती रही, फिर उनकी आवाज़ आई, जो थोड़ी नींद में लग रही थी। मैंने सीधे मुद्दे की बात की और पूछा कि क्या उनके पास माल है। मैंने कैश में पेमेंट करने की बात कही। ओल्ड चैन कुछ सेकंड चुप रहे और पूछा कि क्या कुछ गड़बड़ हुई है। मैंने उनसे कुछ नहीं छुपाया और अपने अंकल के बिछाए जाल के बारे में सब बता दिया। सुनकर उन्होंने गाली दी और कहा कि ये काम करने का बहुत ही घटिया तरीका है। उन्होंने कहा कि इंतज़ार करो, खबर देता हूँ। फ़ोन रखने के बाद सुबह हो चुकी थी। मैं सोया नहीं, बल्कि गाड़ी उठाकर सीधा साउथ वॉफ की तरफ निकल पड़ा। 3 घंटे की लगातार ड्राइविंग के बाद मैं वहां पहुंचा। सुबह के 10 बज रहे थे और ओल्ड चेन एक ट्रांसपोर्ट ट्रक के पास मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रक का कार्गो कंपार्टमेंट ताज़े सी फूड से भरा हुआ था। ओल्ड चेन मुझे माल दिखाने ले गए। ये बैच अभी अभी पोर्ट पर आया था। इसमें कोरल ग्रुपर्स और हैरी क्रैब्स थे। हालांकि ये टॉप क्वालिटी के नहीं थे, लेकिन उनकी फ्रेशनेस कमाल की थी। उनके गिल्स अब भी सुर्ख लाल थे और केकड़ों के पैर काफी मजबूत थे। मैंने तुरंत फैसला लिया और सब कुछ खरीद लिया। मैंने 1,80,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। उसी पल ओल्ड चेन के फोन पर पेमेंट नोटिफिकेशन आई। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटे, तुम में हिम्मत है। तुम्हारे अंकल जैसे लोगों का अंत बुरा ही होगा। अब से माल चुनने में तुम्हें प्रायोरिटी मिलेगी। मैंने ओल्ड चेन से काफ़ी देर बात की। उन्होंने बताया कि साउथ वार्फ अभी हाल ही में डेवलप हुआ है और यहाँ के रास्तों के बारे में ज़्यादा होलसेलर्स को नहीं पता। यहाँ की सप्लाई स्टेबल है और कीमतें नॉर्थ के मुकाबले 10% कम है। साथ ही यहाँ के कप्तानों का मिजाज भी साफ है। मुझे सुकून महसूस हुआ। अंकल को लगा था कि लोकल पोर्ट को कंट्रोल करके वो मेरा दम घोंट देंगे, पर उन्हें नहीं पता था कि ये समंदर बहुत बड़ा है और यहाँ सिर्फ एक डॉक नहीं है। मैं अपना रेफ्रिजरेटेड ट्रक पूरा भरकर मार्केट लाया। वेयरहाउस के दरवाजे पर शालिन मेरा इंतजार कर रही थी। ट्रक देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। हमने पूरी रात माल उतारा।
हमने कोरल ग्रुपर्स और हैरी क्रैब्स की छटाई की और उनका वज़न किया। भले ही वो टॉप क्वालिटी के नहीं थे, पर फ्रेशनेस बेमिसाल थी और कीमत मार्केट से 5% कम थी। मैंने अपने पुराने ग्राहकों को कॉल किया। उन्हें माल की ज़रूरत थी और उन्होंने वहीं के वहीं ऑर्डर दे दिए। उस रात 10 बजे तक आधा माल बिक चुका था और मेरे पास 1,50,000 युआन वापस आ चुके थे। अगली सुबह मैं फिर साउथ वॉफ गया। इस बार ओल्ड चेन ने मुझे दो और कप्तानों से मिलवाया जिनकी सप्लाई और भी बेहतर थी। मैंने उनके साथ कोलैबोरेशन की बात की और वादा किया कि अगर क्वालिटी अच्छी रही तो मैं कैश पेमेंट करूंगा। बिना किसी देरी के उन तीनों कप्तानों ने सलाह मशवरा किया और मान गए। उनमें से एक, जिनका नाम वांग था, बोले, इतनी कम उम्र में अकेले काम शुरू करने के लिए बहुत कलेजा चाहिए। तुम में जुनून है। हम नाविकों के लिए अपनी रेपुटेशन जान से बढ़कर है। अगर तुम कैश पेमेंट चालू रखोगे तो माल सबसे पहले तुम्हें ही मिलेगा। मैंने उन सब से हाथ मिलाया और आखिरकार मेरे सिर से एक बड़ा बोझ उतर गया। शहर वापस लौटते वक्त मुझे शाओलिन का फोन आया। उसने बताया कि अंकल आज वेयर हाउस के सामने आए थे। वो चक्कर लगा रहे थे और देख रहे थे कि हम माल कैसे उतार रहे हैं। उनके चेहरे पर काफ़ी गुस्सा और उदासी थी। कुछ रिटेलर्स भी ये पूछने आए थे कि हम माल कहाँ से ला रहे हैं और हमारी कीमतें मार्केट भी कम कैसे हैं। मैंने फ़ोन रखा और खिड़की से बाहर तेज़ी से पीछे छूटते नज़ारों को देखने लगा। अंकल को लगा था कि लोकल कीमतें बढ़ाकर वो मुझे भागने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो मुझे जितना रोकने की कोशिश करेंगे, मेरा रास्ता उतना ही बड़ा होता जाएगा। एक बार जब साउथ वॉफ की सप्लाई स्टेबल हो गई तो मेरी लागत उनके मुकाबले 10% कम हो गई और इसका फ़ायदा तुरंत दिखने लगा। अंत में मैं नहीं हूं जो मुश्किल में फंसेगा। सप्लाई सेट होने के बाद मेरा कोल्ड स्टोरेज बिजनेस फलने फूलने लगा। लगातार एक हफ्ते तक मैं रात के 3 बजे निकलता और 10 बजे तक माल लेकर मार्केट पहुंच जाता। ये सामान बहुत फ्रेश था और लोकल माल से 10% सस्ता भी। रिटेलर्स को फायदा दिखने लगा और ऑर्डर्स बढ़ने लगे। 10वें दिन ओल्ड चेन का फोन आया कि वो कुछ बात करना चाहते हैं। मैं उसी दोपहर वहां पहुंचा। वो मुझे डॉक पर खाने के एक स्टॉल पर ले गए और 2 जाम लगाए। उन्होंने सीधे मुद्दे की बात की, मुझे तुम एक भरोसेमंद इंसान लगते हो। मैं तुम्हारे साथ एक एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट साइन करना चाहता हूँ। मैंने अपने चॉपस्टिक्स रखे और उन्हें देखा। ओल्ड चेन ने कहा, अभी साउथ वॉफ पर 5 नावें चल रही हैं, मेरी लाओ हैंग की और लाओ जाओ की। हम तीनों मिलकर आधी सप्लाई कंट्रोल करते हैं। हमने देखा है कि तुम हमेशा कैश पेमेंट करते हो, तुम माल की परख करने में प्रोफेशनल हो और कभी फालतू की बहस नहीं करते। हमने आपस में बात की है। हम तुम्हें प्रायोरिटी देने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें हर हफ्ते कम से कम 2 लाख युआन का माल खरीदना होगा। इसके बदले हम तुम्हें दूसरों से 5% और कम कीमत देंगे। मैंने हिसाब लगाया। 2 लाख युआन का वॉल्यूम मेरे लिए अभी काफ़ी बड़ा दबाव था, लेकिन अगर मुझे एक्सक्लूसिविटी मिल गई तो ये पूरी सप्लाई चेन की नब्ज पकड़ने जैसा होगा। अंकल लोकल कीमतें बढ़ाकर मुझे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे यहाँ सबसे कम रेट मिल रहा है। इस खेल में पासा तुरंत मेरे पक्ष में पलट गया। मैंने ओल्ड ट्रेंड से हाथ मिलाया। हमने वही 3 महीने का अग्रीमेंट साइन कर लिया। मैं हफ्ते के 2 लाख की वॉल्यूम की गारंटी देता हूँ और वो स्टेबल सप्लाई और बेस्ट प्राइस की। साइन करने के बाद ओल्ड ट्रेंड ने एक और बात बताई। उन्होंने कहा कि कोई उनके कॉन्टैक्ट्स के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि मैं माल कहाँ से ला रहा हूँ। वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे ऑफर कर रहे हैं ताकि मेरी ये लाइन छीन सकें। ओल्ड चैन बोले, बिजनेस में ज़ुबान की कीमत होती है। तुम हमारे साथ वफादार रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करेंगे, लेकिन संभल कर रहना। तुम्हारा अंकल बरसों से यहाँ काम कर रहा है, उसके पास कई चालें हैं। मैंने सिर हिलाया, मुझे खतरे का अंदाजा था। जब मैं मार्केट लौटा तो रात के 9 बज चुके थे। शालिन अब भी वेयरहाउस में माल संभाल रही थी। मुझे देखते ही उसने बताया कि आज 3 और रिटेलर्स आए थे और एक रेस्टोरेंट के मालिक भी जो लंबी पार्टनरशिप के बारे में बात करना चाहते हैं। अगली सुबह मैं उस रेस्टोरेंट पहुंचा। मालिक मिस्टर ली लगभग 40 साल के थे। उनके शहर में 2 बड़े रेस्टोरेंट हैं और सी फूड की खपत काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि पहले वो अंकल से माल लेते थे, लेकिन अब मरे हुए मछलियों की तादाद बढ़ गई है और बार बार शिकायत के बाद भी कुछ नहीं सुधरा। मैं उन्हें अपने कोल्ड स्टोरेज ले गया। मिस्टर ली ने एक एक चीज़ बहुत बारीकी से चेक की, मछलियों के गिल्स के रंग से लेकर उनकी आंखों की चमक तक। उन्होंने हर डिटेल को देखा और आखिरकार सिर हिलाते हुए कहा कि माल वाकई बहुत शानदार है। उन्होंने मुझसे स्टेबल सप्लाई की गारंटी मांगी, तो मैंने उन्हें साउथ वॉर्फ का एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट दिखा दिया। उसे पढ़ने के बाद मिस्टर ली ने तुरंत फैसला लिया कि अब से उनके दोनों रेस्टोरेंट का सारा माल मुझसे ही आएगा। हर हफ्ते कम से कम 50,000 युआन का ऑर्डर। मिस्टर ली को विदा करने के बाद मैं वेयरहाउस के दरवाजे पर खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा। सामने अंकल का स्टॉल था। वो किसी से बहुत तेज आवाज में बहस कर रहे थे। शीशे के पार जमीन पर मरे हुए मछलियों के कई बॉक्स बिखरे पड़े थे। टेम्परेचर अब भी अनस्टेबल था और काफी माल सड़ रहा था। मैं चुपचाप बस उन्हें देखता रहा। मुझे उन मशीनों की एक एक रग पता है। यूनिट नंबर 3 का कंप्रेसर पुराना हो चुका है
उसे हर 4 घंटे में चेक करना पड़ता है। यूनिट नंबर 2 के कंडेंसर में एक दरार है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है उसमें से गैस लीक होने लगती है। मुझे इन सब कमियों का पता है, इसीलिए पिछले साल तक मैं मरे हुए मछलियों का रेशियो 3% से नीचे रखने में कामयाब रहा था। लेकिन अंकल को ये सब समझ नहीं आता। उन्हें बस हिसाब किताब और रसूख की भाषा आती है। उन्हें इन मशीनों के नखरों के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे बिना उनका स्टॉल एक ऐसी मशीन की तरह है जिसके पुर्जे गायब हैं। वो चल तो रही है, पर असल में वो अंदर से ढहना शुरू हो चुकी है। उसी रात मेरे वेयरहाउस का डेली कैश फ्लो पहली बार 1 लाख के पार पहुंच गया। शाओलिन ने बड़े जोश में मुझे अकाउंट बुक दिखाई और कहा, बॉस, इस महीने तो पक्का बहुत मुनाफा होगा। मैंने उन नंबरों को देखा, पर मैं बहुत शांत था। 1 लाख का फ्लो मेरे अंकल के लिए कुछ भी नहीं है। अपने सबसे अच्छे दिनों में वो दिन का 3 लाख कमाते थे। अब साउथ वॉर्फ की सप्लाई सेट है और बड़े क्लाइंट्स भी जुड़ रहे हैं। अब बस धीरे धीरे उनके मार्केट शेयर को अपने कब्जे में लेना है। रात के 12 बजे भी सामने वाले स्टॉल की लाइट जल रही थी। मेरे अंकल वहां अकेले बैठे थे और उनके सामने मरे हुए मछलियों का ढेर लगा था। मेरे बगल वाली रेफ्रिजरेशन मशीन से एक अजीब सी चुभने हुई आवाज़ आ रही थी और स्क्रीन पर टेम्परेचर पागलों की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। मैंने शटर नीचे गिराया, वेयरहाउस बंद किया और अब कल सुबह 3 बजे मुझे नानमातो में किंग क्रैब्स की एक बड़ी खेप रिसीव करनी है। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट साइन करने के 3 हफ्ते बाद मेरा डेली कैश फ्लो 1,20,000 के ऊपर बना हुआ था। उस दोपहर लाओ चेन ने अचानक मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ बहुत गंभीर थी। उसने बताया कि किसी ने उससे कांटेक्ट किया है और नानमतू की सप्लाई खरीदने के लिए मुझसे 20% ज़्यादा कीमत देने का लालच दिया है। वो इंसान लाओ लियो है, जो पूरे मार्केट में मेरे अंकल का सबसे करीबी आदमी माना जाता है। मुझे दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। मैं समझ गया कि अब अंकल ने सच में असली खेल शुरू कर दिया है। लाओ चेन ने कहा, देखो, वो कीमत वाकई बहुत लुभावनी है, लेकिन हमारी बात हो चुकी है और बिजनेस में रेपुटेशन बहुत मायने रखती है। हमें एग्रीमेंट किए अभी सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं। हम इतनी जल्दी अपनी बात से नहीं पलट सकते। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए फ़ोन कर रहा हूँ ताकि तुम्हें आगाह कर सकूं कि इस बार तुम्हारे अंकल बहुत सीरियस हैं। मैंने लाओ चेन को शुक्रिया कहा और उसी रात गाड़ी चलाकर सीधे नानमातू पहुंच गया। तीनों कैप्टन वहीं मौजूद थे। मैंने उन्हें डिनर पे बुलाया और खाने के दौरान मैंने कीमत बढ़ाने का जिक्र तक नहीं किया। हमने बस इस बारे में बात की कि समंदर में जिंदगी कितनी मुश्किल होती है और मार्केट के क्या हाल हैं। लाओ वान ने बताया कि उसका बेटा अगले साल यूनिवर्सिटी जा रहा है और अभी भी फीस का कुछ हिस्सा कम पड़ रहा है। उसी वक्त मैंने कहा, वान भाई, ट्यूशन की फीस मैं भर दूंगा। इसे आप आने वाले माल की एडवांस पेमेंट समझ लीजिए। हम इसे धीरे धीरे आने वाली सप्लाई से काट लेंगे। लाओ ने कहा कि उसकी पत्नी हॉस्पिटल में है और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैंने तुरंत उसे 50,000 ट्रांसफ़र किए और कहा कि ये पैसे इमरजेंसी के लिए हैं, इसे लौटाने की कोई जल्दी नहीं है। तीनों कैप्टन्स ने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में एक अलग ही इज्जत दिखाई दे रही थी। लाओ चेन ने अपना गिलास उठाया और कहा, भाई, तुम अपनी जुबान के पक्के इंसान हो। अब तुम्हारे अंकल चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न दें, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। मैंने उनके साथ टोस्ट किया और मुझे काफ़ी सुकून महसूस हुआ। जब मैं मार्केट वापस आया तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं ऑफिस में बैठकर अपने अगले कदमों की प्लानिंग करने लगा। साउथ पियर की सप्लाई अब स्टेबल हो चुकी थी, लेकिन मुझे पता था कि अंकल हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। मुझे डर था कि वो अब सीधे बोट कैप्टन को निशाना बनाएंगे या किसी और तरफ से हमला करेंगे। और हुआ भी वही। मार्केट में अफवाहें फैलनी शुरू हो गईं। कुछ लोग कह रहे थे कि मेरा माल कॉन्ट्राबैंड है और मेरे पास क्वारंटीन सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो कुछ कह रहे थे कि मेरा कोल्ड स्टोरेज नियमों के हिसाब से नहीं है और इसे कभी भी सील किया जा सकता है। लोग ये भी कह रहे थे कि मेरा कैप्टन के साथ कोई रिश्ता नहीं है और मेरी सप्लाई की चेन कभी भी टूट सकती है। ये बातें इतनी सच लग रही थीं कि जल्द ही ग्राहकों के फ़ोन आने शुरू हो गए। लेकिन मैं घबराया नहीं। मैंने सीधे साउथ पियर के क्वारंटीन सर्टिफिकेट्स, कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस लाइसेंस और सप्लाई एग्रीमेंट्स की फ़ोटो खींची और सीधे अपने रिटेलर कस्टमर्स के ग्रुप में डाल दी। अफवाहें अपने आप दम तोड़ गईं, लेकिन अंकल फिर भी नहीं रुके। अचानक मार्केट की मैनेजमेंट टीम मेरे कोल्ड स्टोरेज की इंस्पेक्शन करने पहुंच गई। उन्होंने कहा कि उन्हें एक शिकायत मिली है। उन्हें शक था कि मेरी रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट मानकों पर खरी नहीं उतरती और उन्होंने जांच के लिए काम रोकने की मांग की। मैं पहले से ही तैयार था। स्टोरेज खोलने से पहले ही मैंने सारे उपकरण हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स पर सेट कर दिए थे। क्वारंटीन, फायर सेफ्टी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मेरे सारे कागजात दुरुस्त थे। इंस्पेक्टर ने 2 घंटे तक जांच की, पर उसे एक भी गलती नहीं मिली। आखिर में उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। उसे विदा करने के बाद श्याओलिन ने धीरे से कहा, बॉस, अभी किसी ने देखा कि आपके अंकल ही खुद एडमिनिस्ट्रेशन के पास शिकायत करने गए थे। मैंने बस सर हिला दिया। मुझे उनके इन हथकंडों का पहले से अंदाजा था। उसी दोपहर मेरे कोल्ड स्टोरेज का डेली फ्लो 1,50,000 के पार निकल गया।
जिसने आधिकारिक तौर पर मेरे अंकल के बिजनेस को पीछे छोड़ दिया। और ये खबर पूरे मार्केट में आग की तरह फैल गई। हर कोई कह रहा था कि मैंने वाकई में कमाल कर दिया है। शाम होते होते अंकल की दुकान के बाहर लेनदारों की भीड़ जमा हो गई जो अपने पैसों की मांग कर रहे थे। इस दौरान मेरी सप्लाई रोकने के चक्कर में अंकल ने लोकल घाटों से बहुत महंगी कीमत पर माल जमा कर लिया था और दूसरे दुकानदारों के साथ मिलकर लागत बढ़ा दी थी। अब उनका कैपिटल संकट में आने लगा था। उनके यहाँ मछलियों की मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ गई थी और उनके कई हाथ से ग्राहक निकल चुके थे। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। शियोलिन ने बताया, बॉस, अंकल की मशीन नंबर 3 आज फिर खराब हो गई। किंग क्रैब्स का पूरा बक्सा मर गया। कम से कम 80,000 का नुकसान हुआ है। मैं उस मशीन नंबर 3 को बहुत अच्छी तरह जानता था। पिछली गर्मियों में जब वो पहली बार खराब हुई थी तो मैं उसे ठीक करने के लिए लगातार 36 घंटे जागा था। मुझे उसके एक एक पुर्जे की जानकारी है, उसकी हर खराबी का पता है। लेकिन अब वो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। रात होते ही एक बड़े क्लाइंट का फोन आया कि उसका दोस्त भी मुझसे माल खरीदना चाहता है। वो शहर की एक दूसरी रेस्टोरेंट चेन का मालिक है। हफ्ते के कम से कम 70,000 के ऑर्डर के साथ मैंने अगले दिन उससे मिलने का फैसला किया। फोन रखने के बाद मैं कोल्ड स्टोरेज के सामने खड़ा रहा। सामने वाली दुकान की लाइटें अभी भी जल रही थीं। शीशे के पार से मैं अंकल को देख सकता था। वो वहां अकेले बैठे थे और उनके सामने बिलों का ढेर लगा था। उनके बाल पहले से ज्यादा सफेद लग रहे थे और वो काफी थके हुए और कमजोर नजर आ रहे थे। मैंने अपनी नजरें हटा लीं और स्टोरेज का दरवाजा बंद कर दिया। कल वाइल्ड येलो क्रोकर्स की एक खेप आने वाली है जिसके लिए क्लाइंट ने पहले ही 2 लाख का ऑर्डर बुक कर लिया है। मार्केट में दबी जुबान में बातें शुरू हो गई थीं कि अंकल की दुकान अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। उनकी पुरानी रेफ्रिजरेशन मशीन्स बार बार धोखा दे रही थीं और उनकी मछलियों की मरने की तादाद 15% तक पहुंच गई थी। उनके पुराने वफादार ग्राहक अब मेरी तरफ आने लगे थे। शियोलिन ने आखिरी स्टॉक मैनेज करने के बाद एक्साइटमेंट में कहा, बॉस, इस महीने हमारा नेट प्रॉफिट 5 लाख पहुंच गया है। मैंने अकाउंट बुक की उन फिगर्स को देखा। मन में एक अजीब सी शांति थी। ये 5 लाख अंकल के सुनहरे दौर के मुकाबले कुछ भी नहीं थे, लेकिन मेरे लिए ये वो पहली दौलत थी जो वाकई मेरी अपनी मेहनत की थी। देर रात जब मैंने स्टोरेज बंद किया तो मैं घर जाने के लिए निकला। अंकल की दुकान के पास से गुजरते हुए मैंने देखा कि वो अब भी काम कर रहे थे। खुद मशीन नंबर 3 को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे। साफ दिख रहा था कि उन्हें उन सर्किट्स और पुर्जों के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ देर बाहर खड़ा होकर देखता रहा, लेकिन फिर पीछे मुड़कर चला गया। जब मेरे कोल्ड स्टोरेज का डेली फ्लो 1,50,000 पर स्थिर हो गया तो अंकल ने एक प्राइस वॉर शुरू कर दी। और ये सुबह मार्केट में अचानक खबर फैली कि अंकल की दुकान पर हर सी फूड पर 20% डिस्काउंट मिल रहा है। वो घाटे में माल बेच रहे थे। कई रिटेलर्स ये सुनकर तुरंत उनकी दुकान की तरफ भागे। शियालिन ने आकर मुझसे पूछा, बॉस, क्या हमें भी अपनी कीमतें घटानी चाहिए? मैंने मना कर दिया। मैं जानता था कि अंकल क्या कर रहे हैं। वो मुझे इस प्राइस वॉर में घसीटकर बर्बाद करना चाहते थे, ताकि या तो मैं अपनी कीमतें घटाकर नुकसान झेलूं या अपने ग्राहकों को जाते हुए देखूं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ में गलती कर दी थी। मेरी लागत उनसे 10% कम थी और मेरी सप्लाई ज़्यादा स्टेबल थी। और सबसे बड़ी बात, मुझे उनसे कीमत के मामले में मुकाबला करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने शियाओलिन से कहा कि वो कुछ नए थर्मल बॉक्सेस और रेफ्रिजरेटेड डिलीवरी व्हीकल्स खरीद ले। मैं अब अपनी सर्विस और बेहतर करने जा रहा था। मैंने जीरो मोर्टेलिटी और टाइम टू टाइम डिलीवरी वाले हाई एंड रूट पर दांव लगाने का फैसला किया। शियाओलिन को यह बात समझ नहीं आई। उसे लगा कि जब सब कीमत के पीछे भाग रहे हैं तो ये करने का क्या फायदा। मैंने उससे कहा कि प्राइस वॉर के अंत में सिर्फ वही जीतता है जो ज्यादा देर तक टिक सके। उनके साथ घिसने से बेहतर है कि मैं एक अलग रास्ता चुनूं। अगले 3 दिनों तक मैंने कीमतें नहीं घटाई, बल्कि अपनी पूरी ताकत सर्विस को बेहतर बनाने में लगा दी। वेयरहाउस से माल निकलने से पहले मैं खुद हर चीज चेक करता था ताकि एक भी मछली मरी हुई ना हो। डिलीवरी का टाइम इतना सटीक था कि ग्राहक को जब माल चाहिए होता वो ठीक उसी वक्त पहुंचता। शुरू में कुछ रिटेलर्स अंकल की कम कीमतों की तरफ जरूर खिंचे, लेकिन जल्द ही मुश्किलें शुरू हो गईं। कीमतें कम करने के चक्कर में अंकल ने छोटे घाटों से घटिया क्वालिटी का सस्ता माल उठाना शुरू कर दिया था और ऊपर से उनके खराब रेफ्रिजरेटर्स ने रही सही कसर पूरी कर दी। मछलियों के मरने की तादाद बहुत बढ़ गई थी। कई रिटेलर्स ने जब माल रिसीव किया तो उन्हें एहसास हुआ कि भले ही उन्होंने 20% बचा लिए हो, लेकिन असल लागत जोड़ने पर उन्हें उल्टा नुकसान ही हो रहा था। 5वें दिन तक कुछ रिटेलर्स मेरे पास वापस आने लगे। उनका कहना था कि उन्हें थोड़ा ज़्यादा पैसा देने में कोई परहेज नहीं है, बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपने काम और सर्विस पर ध्यान दिया। फिर मिस्टर ली का फ़ोन आया कि उनके दोस्त ने फैसला किया है कि वो अपने सारे सी फूड ऑर्डर्स मुझे ही देंगे। वो शहर की सबसे बड़ी होटल चेन्स में से एक है जिसका हफ्ते का बिजनेस कम से कम 1 लाख का है। मिस्टर ली ने कहा, मेरा दोस्त पहले तुम्हारे अंकल के पास भी गया था, लेकिन उनका माल भरोसेमंद नहीं है और उसमें बहुत ज़्यादा मछलियाँ मरी हुई निकलती हैं। भले ही तुम्हारी कीमतें थोड़ी ज़्यादा हैं,
लेकिन तुम्हारी ज़ीरो मोर्टेलिटी और टाइम मैनेजमेंट होटलों के लिए सबसे ज़रूरी है। मैंने मिस्टर ली के दोस्त से मुलाकात की और हमने उसी वक्त कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया। अगले हफ्ते से 1 लाख का ऑर्डर में कोल्ड स्टोरेज से जाएगा। शाम को जब मैं एग्रीमेंट साइन करके मार्केट लौटा तो अंकल की दुकान के बाहर रिटर्न्स वाले बक्सों का ढेर लगा था। कुछ रिटेलर्स उनके साथ बहस कर रहे थे। अंकल का चेहरा गुस्से से लाल था और उनकी आवाज़ बैठ चुकी थी। शियाओलिन बताया, अंकल के पास पिछले 2 दिनों में बहुत सारे रिटर्न्स आए हैं। सुना है कि सिर्फ कॉम्पनसेशन भरने में ही उनके 1 लाख से ज़्यादा चले गए। मैं अपने कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे पर खड़ा होकर सामने का नज़ारा देखता रहा। अंकल की प्राइस वॉर 10 दिन भी नहीं टिक पाई और ढहने लगी। उनका कैश फ्लो पहले से ही तंग था और अब घाटे में बेचने और ऊपर से हर्जाना भरने की वजह से वो इसे और नहीं खींच पा रहे थे। सबसे बुरी बात यह हुई कि सस्ते माल के चक्कर में उनकी रेपुटेशन पूरी तरह खराब हो गई थी। उनके पुराने ग्राहकों ने भी उन पर भरोसा खो दिया और मेरी तरफ रुख करने लगे। उसी रात मेरा डेली फ्लो 2 लाख के पार चला गया। शियालिन ने जोश में आकर बताया कि इस महीने का नेट प्रॉफिट 8 लाख से ऊपर जाएगा। मैंने आंकड़ों को देखा और शांत रहा। प्राइस वॉर कभी वो नहीं जीतता जो सबसे ज्यादा दाम गिराता है, बल्कि वो जीतता है जो आखिरी तक टिका रहता है। अंकल को लगा कि कम कीमतें मुझे बर्बाद कर देंगी, पर उन्हें यह नहीं पता था कि असली ढाल क्वालिटी और सर्विस होती है। देर रात सामने वाली दुकान की लाइट अब भी जल रही थी। अंकल वहां अकेले बैठे थे, बिलों और रिटर्न स्लिप्स के ढेर के बीच। उनका फोन लगातार बज रहा था। शायद लेनदार अपना पैसा मांग रहे थे। मैंने अपने स्टोरेज का दरवाजा बंद किया और आराम करने की तैयारी की। कल ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर्स की एक बड़ी खेप आनी है। मिस्टर ली के दोस्त के होटल के लिए ये मेरा पहला ऑर्डर है और मैं इसमें एक भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ सकता। मार्केट से बाहर निकलते वक्त मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। रात के अंधेरे में अंकल की दुकान बहुत ही वीरान लग रही थी और वो पुराना बोर्ड जो पिछले 10 सालों से वहां लटका था, हवा में हिलते हुए अजीब सी चरचराहट की आवाज कर रहा था। मार्केट में लोग कानाफूसी कर रहे थे कि इस बार अंकल ने हद पार कर दी। उनकी अपनी ही प्राइस वॉर ने उन्हें दलदल में धकेल दिया है। कुछ कह रहे थे कि अगर यही हाल रहा तो उनकी दुकान ये महीना भी नहीं निकाल पाएगी। मैंने उन चर्चाओं में हिस्सा नहीं लिया और खामोशी से अपना काम करता रहा। अगली सुबह ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर्स की वो खेप बिल्कुल वक्त पर पहुंची। मैंने खुद माल की जांच की, उसे सॉर्ट किया और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करवाई। जब मिस्टर ली के दोस्त को माल मिला तो उसने उसी वक्त ऑर्डर में 50% का इजाफा कर दिया। वो ये प्राइस वॉर पहले ही हार चुके थे। प्राइस वॉर खत्म होने के 3 दिन बाद मार्केट में कुछ बड़ा हुआ। शहर के सबसे बड़े खरीदार जिंदन होटल के मिस्टर झान अपने बेटे की शादी का बैंक्वेट करने वाले थे। 300 टेबल्स की बुकिंग थी और सी फूड की डिमांड बहुत भारी थी। जो भी ये ऑर्डर हासिल कर लेता, मार्केट में उसकी जगह पक्की हो जाती। मिस्टर झान का होटल 20 सालों से चल रहा है और वो हमेशा से हाई लेवल बैंक्वेट्स के लिए पहली पसंद रहा है। इन सालों में उन्होंने हमेशा अंकल से ही माल खरीदा था। उनके बीच बहुत करीबी रिश्ते थे। शादी शनिवार को थी और 3 दिन पहले से माल की तैयारी शुरू हो गई थी। अंकल ने इस बिजनेस के लिए अपना साथ दांव लगा दिया था। कई घाटों से माल मंगवाया था ताकि इस मौके का फायदा उठाकर खुद को दोबारा खड़ा कर सके। शुक्रवार की शाम को अचानक मार्केट में एक खबर फैली। जिन दिन होटल में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। शियाओलिन भागता हुआ आया और बोला, बॉस, अंकल ने जो माल सप्लाई किया था उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आधे किंग क्रैब्स मर गए हैं और ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर्स ताज़ा नहीं है। मिस्टर झान होटल में बहुत भड़के हुए हैं। उन्होंने अंकल से तुरंत माल बदलने को कहा है, वरना वो ये पार्टनरशिप खत्म कर देंगे। मैं अपने कोल्ड स्टोरेज के सामने खड़ा था और दूर से देख पा रहा था कि अंकल की दुकान पर पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी। वो हर जगह फ़ोन करके माल ढूंढ रहे थे। लेकिन शुक्रवार की शाम हो चुकी थी और बैंक्वेट कल दोपहर में ही था। बाहर से कहीं से भी इतनी जल्दी माल लाना अब नामुमकिन था। लोकल मुहाने यानी डॉक्स के जितने भी लोग थे, चाचा ने अपनी आक्रामक खरीदारी और ऊंची कीमतों से उन सबको पहले ही नाराज कर दिया था। अब कोई उन्हें माल बेचने को तैयार नहीं था। शाम के ठीक 6 बजे ओनर जान खुद मार्केट आए। उनकी उम्र लगभग 50 साल है और वो आमतौर पर काफ़ी मिलनसार रहते हैं, लेकिन इस बार उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वो मेरे चाचा के स्टॉल के सामने आकर खड़े हो गए और भारी आवाज में चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा कि इतने सालों के भरोसे की वजह से उन्होंने चाचा को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने कैसा माल सप्लाई किया है। 300 वेडिंग बैंक्वेट्स की बात है और मेहमान बहुत बड़े रसूखदार लोग हैं। अब वो उन्हें क्या जवाब देंगे। चाचा के पसीने छूट रहे थे। वो बार बार माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि वो माल बदलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ओनर जान ने साफ कह दिया कि अगर रात 10 बजे तक हाई क्वालिटी सामान नहीं पहुंचा तो उनके बीच का सारा बिजनेस हमेशा के लिए खत्म। ओनर जान मुड़े और जाने लगे। तभी उनकी नज़र मेरे कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे पर खड़े मुझ पर पड़ी। वो चौंक गए, मेरे पास आए और सीधे पूछा कि क्या मैं वही हूँ। मैंने हाँ में सिर हिलाया और ओनर जान ने मुद्दे की बात शुरू की। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पास अभी माल तैयार है? मुझे 50 किंग क्रैब्स,
80 ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर्स और 100 किलो कोरल ग्रुपर चाहिए। सब कुछ जिंदा और परफेक्ट कंडीशन में होना चाहिए। क्या तुम रात 10 बजे से पहले इसे रेस्टोरेंट पहुंचा सकते हो? मैंने मन ही मन जल्दी से हिसाब लगाया। मेरे वेयरहाउस की इन्वेंट्री काफ़ी नहीं थी, लेकिन साउथ डॉक पर ओल्ड चंग के पास आज ही एक नया लॉट आया था और मुझे उसकी क्वालिटी पर पूरा भरोसा था। साउथ डॉक से माल शहर लाना और फिर उसे जिंदन रेस्टोरेंट तक पहुंचाना वक्त के हिसाब से बहुत मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैंने कहा कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे खुद जाकर क्वालिटी चेक करनी होगी ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ओनर जान ने कुछ सेकंड खामोशी से मुझे देखा और फिर से रिलाया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की शादी है और वो इसमें कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने तुरंत ओल्ड चेन को फ़ोन किया और उनसे वो आज वाला लॉट मेरे लिए रिजर्व करने को कहा। फिर शॉलिन को बुलाया। हमने अपना रेफ्रिजरेटेड ट्रक लोड किया और सीधे साउथ डॉक की तरफ निकल गए। पहुंचते पहुंचते रात के 7:30 बज चुके थे और ओल्ड चेन ने सब तैयार रखा था। मैंने एक एक करके सबको चेक किया और पक्का किया कि सब एकदम ताज़ा और फुर्तीले हों। वेरिफिकेशन के बाद हमने तुरंत माल लोड किया और वापसी की राह पकड़ी। रात 9 बजे हम मार्केट पहुंचे। मैंने और शाओलिन ने बिना किसी ढिलाई के सारा सामान सॉर्ट किया। 9:40 पर माल लोड हो गया और हम जिंदन रेस्टोरेंट के लिए रवाना हुए। जब हम वहां पहुंचे तो ठीक 9:55 हो रहे थे। ओनर जान पहले से ही किचन में इंतजार कर रहे थे। उन्होंने खुद हर चीज़ की जांच की। किंग क्रैब्स ताज़ा थे और उनके पिंजाज काफ़ी मजबूत थे। ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर्स के एंटेनाज एकदम सही सलामत थे और उनमें पूरी जान थी। कोरल ग्रुपर का रंग सुर्ख लाल और आंखें एकदम साफ थीं। सब कुछ देखने के बाद ओनर जान के चेहरे पर आखिरकार मुस्कुराहट आई। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह लॉट एकदम परफेक्ट है। तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मैंने कहा कि ये तो मेरा फर्ज था। ओनर जान ने मेरी तरफ देखा और बोले, बेटा, तुमने इस बार मेरी बहुत मदद की है। मैं तुमसे आगे चलकर लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने हामी भर दी। जब मैं मार्केट वापस आया तो रात के 11 बज रहे थे। चाचा के स्टॉल की लाइटें अब भी जल रही थीं। शीशे के पार से उन्हें अकेले बैठे देखा जा सकता था। उनके सामने वही मरे हुए किंग क्रैब्स और लॉबस्टर्स पड़े थे। उनका फोन मेज पर रखा था और उसकी स्क्रीन काली थी। शायद ओनर जहान अब उनका फोन नहीं उठा रहे थे। शौलिन ने कहा, बॉस, चाचा का खेल अब खत्म समझो। जिन दिन रेस्टोरेंट इस शहर का सबसे बड़ा क्लाइंट है और इसे खोने के बाद उनके पास वापसी का कोई मौका नहीं बचेगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने कोल्ड स्टोरेज का दरवाज़ा बंद कर दिया। कल मुझे फिर से रेस्टोरेंट जाना है ताकि शादी का सारा इंतजाम सही से हो सके। शनिवार, शादी के दिन, मैं बहुत सुबह ही जिंदन रेस्टोरेंट पहुंच गया। किचन में काफ़ी गहमा गहमी थी। मैंने खुद खड़े होकर सी फूड की हर डिश की तैयारी पर अपनी देखरेख में काम करवाया। किंग क्रैब एकदम शानदार बना था। ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर का सासिमी लाजवाब था और स्टीम्ड कोरल ग्रुपर बहुत ही नरम और लजीज बना था। ओनर जान हॉल में मेहमानों का स्वागत कर रहे थे और बार बार मुस्कुराते हुए किचन की तरफ देख रहे थे। दोपहर 12 बजे शादी शुरू हुई। 300 मेजों पर बैठे मेहमानों ने सी फूड की जमकर तारीफ की। कुछ बिजनेस ओनर्स ने तो वहीं ओनर जान से पूछ लिया कि ये माल कहाँ से आया है, और उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ये मार्केट के एक नौजवान ने सप्लाई किया है। आजकल ऐसे ईमानदार लोग कम ही मिलते हैं। दोपहर 3 बजे ओनर जान ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और वेटर से चाय लाने को कहा। वो बैठ गए, एक सिगरेट जलाई और बोले, आज सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया, वरना मेरी तो साख मिट्टी में मिल जाती। ओनर जान ने हाथ से इशारा करते हुए कहा कि चाचा के साथ इतने साल काम करना शुरुआत में अच्छा था, लेकिन पिछले 2 सालों में हालात बिगड़ते चले गए। उन्हें सिर्फ मुनाफे से मतलब है। वो घमंडी हो गए हैं और गलती होने पर कभी मानते नहीं, बस बहाने बनाते हैं। शादी में जो हुआ उसने सब सफ कर दिया है। ओनर जान बोले, मैंने फैसला कर लिया है। अब से रेस्टोरेंट का साथ सी फूड तुम्हारी तरफ से आएगा। मेरे 2 आउटलेट्स हैं और हफ्ते का वॉल्यूम कम से कम 2 लाख होगा। क्या तुम सप्लाई की गारंटी दे सकते हो? मैंने कहा कि मैं पूरी गारंटी देता हूँ। साउथ डॉक पर मेरा सोर्स एकदम स्टेबल है और क्वालिटी पक्की है। साथ ही मेरे पास प्रोफेशनल कोल्ड चेन डिस्ट्रीब्यूशन भी है। यहाँ कोलैबोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट है जो अगले महीने से लागू होगा। इस आर्डर के साथ मेरे वेयरहाउस का डेली कैश फ्लो 3 लाख के ऊपर स्टेबल हो जाएगा और मैं चाचा के उस पुराने पीक लेवल को भी पूरी तरह पीछे छोड़ दूंगा। मैं किस तरह का नया मार्केट खोल रहा हूँ ये मुझे समझ आ रहा था। रास्ते में मुझे उन कई मालिकों के फ़ोन आए जो शादी में शामिल हुए थे। वो पूछ रहे थे कि क्या मैं उन्हें भी माल सप्लाई कर सकता हूँ। मैंने एक एक करके सबके कॉन्टैक्ट्स नोट किए और मुलाकातों का वक्त तय किया। अब मार्केट में ये चर्चा फैल चुकी है कि मुझे जिंदन होटल का ऑर्डर मिल गया है और मेरा बिजनेस अब बहुत आगे जाने वाला है। रात के 8 बजे अपने वेयर हाउस के सामने खड़े होकर मैं दूसरी तरफ चाचा के स्टॉल को देख रहा था। लाइट अब भी जल रही थी लेकिन अंदर सब सूना था। वो बस वहाँ अकेले बैठे थे, उनके सामने बिलों का ढेर लगा था और वो लगातार कैलकुलेटर चला रहे थे। शॉलिन पास आया और धीमी आवाज़ में बोला, बॉस, सुना है चाचा आज ओनर जहान से माफ़ी मांगने गए थे।
लेकिन उन्होंने उन्हें अंदर तक नहीं आने दिया। लोग कह रहे हैं कि इस शादी के लिए चाचा ने जो भी माल तैयार किया था वो सब बेकार गया और उन्हें कम से कम 3 लाख का नुकसान हुआ है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक सिगरेट जला ली। इस बार चाचा सच में बर्बाद हो चुके हैं। उन्होंने अपना सबसे बड़ा क्लाइंट खो दिया है और उनकी पेमेंट्स की चेन पूरी तरह टूट चुकी है। ऊपर से पिछली प्राइस वॉर का घाटा और भारी ब्याज वाले कर्जे, अब वो और नहीं झेल पाएंगे। मार्केट में अब दबी आवाज में बातें हो रही हैं कि उनका स्टॉल इस महीने के आखिर तक भी नहीं टिकेगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके पुराने फ्रीजर्स अब पूरी तरह बेकार हो चुके हैं और उनकी मरम्मत मुमकिन नहीं है। अगले दिन मैं उन मालिकों से मिला जिनसे मेरी मुलाकात शादी में हुई थी। ये शहर के मशहूर रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं जिन्हें बेहतरीन क्वालिटी चाहिए। मैं उन्हें अपने वेयरहाउस ले गया ताकि वो माल खुद देख सकें। मैंने उन्हें साउथ डॉक के सोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में विस्तार से समझाया और सब बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने मौके पर ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए। जिन होटल के साथ अब मेरे पास 5 बड़े रेस्टोरेंट्स थे और हफ्ते का वॉल्यूम 4 लाख के पार पहुंच चुका था। शाओलिन ने एक्साइटमेंट में कहा, बॉस अब हम वाकई ऊंचाइयों पर हैं। मैंने अपने हाथ में थामे कागजात को देखा और मुझे सुकून महसूस हुआ। 1,20,000 से शुरू करके अब तक 2 महीने से भी कम समय में मैंने न सिर्फ अपनी जगह मजबूत कर ली थी, बल्कि मार्केट के सबसे बेहतरीन क्लाइंट्स भी हासिल कर लिए थे। उसी दोपहर मैं साउथ दौड़ गया ताकि ओल्ड चेन और बाकी लोगों से सप्लाई बढ़ाने की बात कर सकूं। ओल्ड चेन ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास 2 और जहाज तैयार हैं ताकि सप्लाई में कोई रुकावट ना आए। जब मैं मार्केट लौटा तो शाम हो रही थी। मैंने चाचा के स्टॉल को देखा। वहां लेनदारों का एक झुंड इकट्ठा था जो अपने पैसों के लिए चिल्ला रहे थे। चाचा वहां बिखरे हुए बालों और सफेद पड़े चेहरे के साथ खड़े थे। वो 10 साल बूढ़े लग रहे थे। शाओलिन ने बताया कि चाचा आज बैंक गए थे लोन के लिए, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। अब उन पर कुल कर्जा 10 लाख से ऊपर हो चुका है और उनके लिए ये चुकाना नामुमकिन है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस वेयर हाउस में काम करने चला गया। कल एक और ऑर्डर क्लोज करना है और हम देर नहीं कर सकते। जिन दिन होटल का ऑर्डर पक्का होने के बाद मेरा डेली फ्लो 3 लाख के ऊपर जा चुका था। लेकिन मैं जानता था कि सिर्फ कुछ बड़े रेस्टोरेंट्स काफ़ी नहीं है। मार्केट के रिटेल्स ही असली बुनियाद हैं और उन सबको साथ जोड़कर ही मैं इस मार्केट पर पूरी तरह कब्जा कर पाऊंगा। उस दोपहर मैंने मार्केट के 1 दर्जन रिटेलर्स को इकट्ठा किया जिनके साथ मेरे अच्छे ताल्लुक थे। ये वही लोग हैं जिनके साथ मैंने पिछले 6 महीनों में काम किया है। किसी की मैंने पैसों से मदद की थी तो किसी की माल की कमी पूरी की थी। मैंने उन्हें चाय पिलाई और सीधे अपने आइडिया पर आया। मैंने उनसे कहा कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और अकेले दम पर टिके रहना मुश्किल है। मैं अपने कोल्ड स्टोरेज को सेंटर बनाकर एक सप्लाई अलायंस बनाना चाहता हूँ ताकि सप्लाई, कीमतें और डिस्ट्रीब्यूशन सब एक जैसा रहे। हम साथ मिलकर काम करेंगे तो सबको फायदा होगा और मुनाफे को भी आपस में बांटा जाएगा। कई लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और किसी ने पूछा कि ये काम असल में कैसे करेगा। मैंने बताया कि ये बहुत आसान है। पहला, माल यहीं से सेंट्रलाइज तरीके से मैनेज होगा जिससे बेहतरीन क्वालिटी और कीमत मिलेगी। दूसरा, मेरे कोल्ड चेन व्हीकल से ही माल भेजा जाएगा ताकि नुकसान कम हो। तीसरा, मुनाफे का हिस्सा बराबर बटेगा, 30% मेरा और 70% आप सबका। वान नाम के एक रिटेलर ने कहा, आइडिया तो अच्छा है पर हम तुम्हारे साथ क्यों जुड़ें? क्या होगा अगर तुम अपनी मजबूत पकड़ का फायदा उठाओ? भाई वान, हम लंबे समय से साथ काम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। मैं जैसा इंसान हूँ आप जानते ही हैं। और वैसे भी अगर मैं आप लोगों पर दबाव डालना चाहता तो अभी इसी वक्त डाल सकता था। मैंने ये अलायंस इसलिए बनाई है ताकि हर कोई पैसा कमा सके, न कि सारा मुनाफा मैं अकेले रख लूं। तभी एक दूसरे रिटेलर ने पूछा, लेकिन तुम्हारे अंकल का क्या होगा? माना कि अभी उनका वक्त खराब चल रहा है, पर आखिर वो पिछले 10 सालों से इस मार्केट में है। उनके कनेक्शंस आज भी बहुत मजबूत हैं। अगर हमने तुम्हारे साथ काम किया तो वो बदला लेंगे। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा। वो इस वक्त खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहे हैं। उनमें आप लोगों को परेशान करने की ताकत नहीं बची है। और वैसे भी बिजनेस में हुनर और एबिलिटी काम आती है, कनेक्शंस नहीं। रिटेलर्स ने कुछ देर आपस में चर्चा की और आखिर में सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। उन्होंने कहा, अय तुम वाकई एक नेक इंसान हो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। उसी रात मैंने 13 रिटेलर्स के साथ अलायंस एग्रीमेंट साइन किया। अगले हफ्ते से उनकी सारी सप्लाई मेरी तरफ से होगी। सारा डिस्ट्रीब्यूशन मेरे रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स के जरिए एक साथ किया जाएगा। मैंने उन्हें स्टेबल सप्लाई, बेस्ट प्राइसेस और जीरो लॉस की गारंटी दी। शाओलिन ने उत्साहित होकर कहा, बॉस, इसके साथ हमने सच में मार्केट को इंटीग्रेट कर दिया है। एक बार जब ये बाइंग एंड सेलिंग अलायंस काम करना शुरू कर देगी तो मार्केट की ज़्यादातर सप्लाई सोर्सेज और कमर्शियल आउटलेट्स मेरे कंट्रोल में होंगे। अंकल का मार्केट शेयर और भी कम हो जाएगा और उनके लिए हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अलायंस ने ऑफिशियली काम करना शुरू कर दिया। मैं साउथ पियर से माल की एक बड़ी खेप लेकर आया। मैंने उसे अलायंस के मेंबर्स के बीच बराबर बांटा और डिलीवरी ट्रक्स बिल्कुल तय वक्त पर पहुंच गए।
हर बैच बिना किसी नुकसान के पहुंचा। माल मिलते ही रिटेलर्स ने एक के बाद एक थम्स अप दिखाते हुए कहा कि आय के साथ काम करना वाकई अलग बात है। जल्द ही मार्केट में यह खबर फैल गई कि आय ने एक बाइंग एंड सेलिंग अलायंस बना ली है और दर्जन भर से ज्यादा रिटेलर्स इसमें शामिल हो चुके हैं। सब एक दूसरे का साथ दे रहे थे और बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। यह खबर सुनकर अंकल का चेहरा और भी उतर गया। मेरे एक्शन की वजह से उनका मार्केट शेयर पहले ही बहुत कम गया था और अब रिटेलर्स के साथ मेरी इस इंटीग्रेशन ने उनकी सारी कॉम्पिटिटिवनेस खत्म कर दी थी। उनके पास खड़े किसी शख्स ने कहा, अब जब हम आय के साथ काम कर रहे हैं तो सप्लाई भी स्टेबल है और कीमतें भी वाजिब हैं। भला कोई तुम्हारे पास वापस क्यों आएगा? मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपने काम में लगा रहा। उसी दोपहर मुझे ओल्ड चेन का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि साउथ पियर पर 2 और नए जहाज़ आए हैं और सप्लाई अब पहले से भी ज़्यादा है। उन्होंने पूछा कि क्या मैं सप्लाई का वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ। उनके पास बहुत ज़्यादा माल था और उन्हें कोई स्टेबल कमर्शियल आउटलेट चाहिए था। मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। अब इस अलायंस की वजह से मेरे सेल्स चैनल्स पूरी तरह खुल चुके थे। मैं कितना भी माल खपा सकता था। फ़ोन रखने के बाद मैं कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे पर खड़ा हो गया और सामने अंकल की दुकान को देखने लगा, जो एक क्रेडिटर से बहस कर रहे थे। उनकी आवाज़ बहुत तेज़ थी। वो क्रेडिटर उनकी तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्ला रहा था कि अगर पैसे उधार लिए हैं तो चुकाने ही होंगे और बहाने बनाना बंद करो। अंकल का चेहरा गुस्से और शर्म से तमतमा रहा था। वो लगातार सफाई देने की कोशिश कर रहे थे और कुछ दिनों की मोहलत मांग रहे थे। वो कसम खा रहे थे कि वो पैसे चुकाने का कोई नया रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन क्रेडिटर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और उसने सीधे धमकी दे दी, अगर तुमने इस हफ्ते पैसे नहीं चुकाए तो मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा। शाओलिन मेरे पास आया और आवाज़ धीमी करके बोला, बॉस, मैंने सुना है कि अंकल पर कर्ज अब 1.5 मिलियन युआन से भी ज़्यादा हो गया है। अगर वो अपनी दुकान गिरवी भी रख दें तो भी इतना पैसा नहीं चुका पाएंगे। वो वाकई में एक बंद गली में पहुंच चुके हैं। मैं कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे पर खड़ा पूरा मार्केट देख रहा था, जो रोशनी से जगमगा रहा था। लोग आ जा रहे थे और हर तरफ हलचल थी, लेकिन मेरे सामने अंकल की वो दुकान अजीब तरह से वीरान नजर आ रही थी। शालिम ने कहा, बॉस, अब मार्केट में हर कोई कह रहा है कि असली बॉस आप ही हैं। अंकल का ज़माना अब बीत चुका है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस कोल्ड स्टोरेज का दरवाज़ा बंद कर दिया। कल किंग क्रैब्स की एक और खेप आ रही है। अलायंस के मेंबर्स ने पहले ही 5 लाख युआन के ऑर्डर्स बुक कर लिए हैं। अब ये मार्केट मेरा है। बाइंग एंड सेलिंग अलायंस को चलते हुए 2 हफ्ते हो चुके थे और सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। कोल्ड स्टोरेज में मेरा डेली कैश फ्लो 4 लाख युआन के ऊपर स्टेबल था और मार्केट में मेरा शेयर अब 60% तक पहुंच चुका था। उस दोपहर जब मैं चैम्बर में इन्वेंट्री चेक कर रहा था, तभी ओल्ड चैन का अचानक फ़ोन आया। उनकी आवाज़ में बड़ी घबराहट थी। उन्होंने बताया कि वेदर ऑब्जर्वेटरी ने टाइफून का अलर्ट जारी किया है। एक सुपर टाइफून 3 दिनों में टकराने वाला है और समंदर में मौजूद सभी जहाज़ों को शरण लेने के लिए पोर्ट पर वापस लौटना होगा। इसका मतलब था कि कम से कम 1 हफ्ते तक मार्केट में फ्रेश सी फूड की कोई सप्लाई नहीं होगी। मेरा दिल बैठ गया और मैंने तुरंत उनसे पूछा कि क्या अभी भी माल उतारा जा सकता है। ओल्ड चेन ने कहा कि आज आखिरी दिन है, कल से सभी जहाज़ों को पोर्ट पर वापस आना ही होगा। उन्होंने बताया कि उनके पास एक आखिरी स्टॉक बचा है और पूछा कि क्या मुझे वो चाहिए। मैंने कहा कि मैं सारा माल ले लूँगा और मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। फ़ोन रखने के बाद मैंने शॉलिन को बुलाया और हम सीधे कोल्ड स्टोरेज ट्रक लेकर साउथ पियर की तरफ निकल गए। ट्रक चलाते हुए मैं हिसाब लगा रहा था कि टाइफून की वजह से मार्केट में माल की भारी कमी हो जाएगी और सीफूड की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। अगर मैं पहले से ही काफ़ी माल जमा कर लूँ तो न सिर्फ मैं अलायंस के मेंबर्स के लिए सप्लाई पक्की कर पाऊंगा, बल्कि मार्केट को भी स्टेबल रख पाऊंगा। मैं शाम होने तक साउथ पियर पहुंच गया। ओल्ड चेन और उनकी टीम बड़ी तेजी से माल उतार रहे थे। पियर पर बहुत भीड़ थी। मैंने मौके पर ही सारा माल खरीदने का फैसला किया और तुरंत 3 लाख युआन ट्रांसफर कर दिए। ओल्ड चेन बोले, हाय, ये टाइफून बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, अपनी तैयारी पूरी रखना। मैंने हिसाब लगाया कि कम से कम 1 हफ्ते तक काम रुका रहेगा और मार्केट में स्टॉक खत्म जाएगा। मैंने सिर तक हिलाते हुए कहा कि सब मेरे कंट्रोल में है। हम रात भर माल ढोकर मार्केट वापस लाते रहे। रात के 11 बज चुके थे जब हमारा काम खत्म हुआ। श्यालिन और मैंने माल को क्लासिफाइड, पैक और स्टोर करना शुरू किया। मैंने कोल्ड स्टोरेज के बैकअप जनरेटर को बारीकी से चेक किया ताकि टाइफून के दौरान बिजली जाने पर कोई कमी न रहे। अगली सुबह मार्केट में तूफान की अफवाहें फैलने लगीं। कई दुकानदार हड़बड़ी में स्टॉक जमा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर जहाज़ पहले ही पोर्ट पर लौट चुके थे, इसलिए कुछ भी खरीदना नामुमकिन था। शौरन ने कहा, बॉस, मार्केट में हर कोई माल के लिए तड़प रहा है और कीमतें पहले ही 30% बढ़ चुकी हैं। मैंने जवाब दिया, चिंता मत करो, पहले हम अलायंस के मेंबर्स की सप्लाई पक्की करेंगे और फिर देखेंगे कि बचे हुए माल का क्या करना है। मैंने अलायंस के मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाई।
मैंने उनसे कहा कि टाइफून करीब है और कम से कम एक हफ्ते तक मार्केट में सप्लाई नहीं होगी, लेकिन मैंने पहले ही काफ़ी स्टॉक जमा कर लिया है। मैंने गारंटी दी कि उनकी सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा और कीमतें भी नहीं बढ़ेंगी। कई छोटे व्यापारियों ने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, आए, तुम वाकई बहुत दूर की सोचते हो, वरना हमें तो अपनी दुकानें बंद करनी पड़ जाती। मीटिंग के बाद दूसरे दुकानदार मेरे पास आने लगे और ऊंचे दामों पर माल खरीदने की मिन्नतें करने लगे, लेकिन मैंने उन सबको मना कर दिया और कहा कि मेरी प्राथमिकता अलायंस के मेंबर्स हैं। दोपहर में मुझे पता चला कि अंकल भी माल जमा कर रहे हैं। श्योलिन ने मुझे बताया कि अंकल ने साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर उधार लिया है और छोटे बंदरगाहों से बहुत महंगे दामों पर माल की एक बड़ी खेप खरीदी है। उन्हें उम्मीद है कि टाइफून के दौरान वो खूब मुनाफा कमाएंगे और अपनी हालत सुधार लेंगे। ये सुनकर मेरा दिल डूबने लगा। अंकल अपनी आखिरी बाजी खेल रहे थे और सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन उनकी वो पुरानी रेफ्रिजरेशन मशीन्स इतना लोड कभी नहीं झेल पाएंगी। अगर कुछ भी गलत हुआ तो नुकसान झेलना उनके बस के बाहर होगा। शाम को मैं खास तौर पर अंकल की दुकान देखने गया। वो अपने मजदूरों को कोल्ड स्टोरेज में माल रखवाने का निर्देश दे रहे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उनकी रेफ्रिजरेशन मशीन्स पूरी ताकत से चल रही थीं और उनसे कान फाड़ देने वाला शोर निकल रहा था। मैं सामने खड़ा उन पुरानी मशीनों को देख रहा था और मुझे कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हो रहा था। शॉलिन करीब आया और धीमी आवाज में बोला, बॉस, अंकल ने जो माल जमा किया है वो कम से कम 5 लाख युआन का होगा। क्या उनकी ये पुरानी मशीनें टिक पाएंगी? मैंने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उस रात मैंने अपने कोल्ड स्टोरेज के सारे इक्विपमेंट एक बार फिर चेक किए। रेफ्रिजरेटर्स बिल्कुल सही काम कर रहे थे और तापमान -5 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल था। बैकअप जनरेटर के टेस्ट्स भी पूरे हो चुके थे। मैंने एहतियातन कुछ छोटे जनरेटर्स भी तैयार रखे थे। रात के 12 बजे गोदाम के दरवाजे पर खड़े होकर मैंने आसमान की तरफ देखा। काले बादल घिरने लगे थे और हवा तेज हो रही थी। मौसम के अनुमान के मुताबिक टाइफून परसों सुबह तक जमीन से टकराएगा और हवा की रफ्तार 14 ग्रेड तक जा सकती है। अंकल की दुकान में अभी भी रोशनी थी। शीशे के पार से मैं उन्हें अपने माल के सामने अकेले बैठे देख सकता था। उनके चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान थी। उन्हें लग रहा था कि ये टाइफून उनके लिए एक नया मौका है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही वो आखिरी चोट हो सकती है जो उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगी। अगले दिन टाइफून और करीब आ गया। आसमान राख जैसा धुंधला हो गया था। हवा की रफ्तार 8 ग्रेड तक पहुंच चुकी थी और मार्केट की कई दुकानें जल्दी बंद होने लगी थीं। तूफान की तैयारी के लिए मैंने शाओलिन से सारे इक्विपमेंट एक बार फिर चेक करवाए ताकि कोई कसर न रह जाए। अलायंस के मेंबर्स ने भी टाइफून के बाद काम जारी रखने की तैयारी कर ली थी। शाम के 4 बजे ओल्ड चैन का फोन आया। उन्होंने कहा कि टाइफून उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है और मैं अपना बहुत ख्याल रखूं। उनके जहाज पहले ही सुरक्षित जगह पर बांध दिए गए थे और पियर खाली हो चुका था। मैंने जवाब दिया, आप फिक्र न करें, मेरी तैयारी पूरी है। फोन रखकर मैं कोल्ड स्टोरेज के सामने खड़ा हो गया। आसमान काला पड़ता जा रहा था, हवा की गूंज बढ़ रही थी और बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी थीं। अंकल की दुकान में वो अब भी काम में जुटे थे, लेकिन मैंने गौर किया कि उनके रेफ्रिजरेटर नंबर 3 की स्क्रीन टिमटिमा रही थी और तापमान स्टेबल नहीं था। मुझे एक जोर का झटका लगा। मैं उस मशीन को बहुत अच्छे से जानता था। ये उसके खराब होने का साफ इशारा था। तभी टाइफून जमीन से टकराया और तेज आंधी के साथ बारिश ने शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। सड़कों पर लगे विज्ञापन के बोर्ड उखड़ कर गिर गए। पेड़ बीच से टूट गए और पूरा मार्केट अंधेरे में डूब गया। बस कुछ दुकानों की इमरजेंसी लाइट्स ही जल रही थीं। हम अपनी पलकें झपकाए बिना देख रहे थे। शालिन और मैं कोल्ड स्टोरेज पर पैनी नजर रखे हुए थे और मशीनों के काम करने के तरीके को गौर से देख रहे थे। कूलिंग सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा था, तापमान एकदम स्टेबल था और बैकअप पावर सप्लाई किसी पल चालू होने के लिए तैयार थी। खिड़की के सहारे खड़ा शालिन बाहर देखते हुए अचानक बोला, बॉस, लगता है आपके अंकल की दुकान पर कुछ गड़बड़ हुई है। मैं करीब आया और बारिश की धुंधली चादर के पार सामने देखने लगा। अंकल की दुकान में अंधेरा छाया हुआ था। वहां के सारे रेफ्रिजरेटर्स रुक चुके थे और वो अंदर हाथ में टॉर्च लिए इधर उधर भाग रहे थे। साफ दिख रहा है कि वो बैकअप पावर ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी। शालिन ने कहा, बॉस, अगर बिजली नहीं आई तो उनके अंदर रखा सारा माल सड़ जाएगा। मैंने कुछ नहीं कहा और अपनी मशीनों की निगरानी जारी रखी। वह टाइफून पूरे 6 घंटे तक चला। धीरे धीरे हवा और बारिश का जोर कम हुआ। आसमान साफ होने लगा और मैं कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकला। पूरा बाजार तहस नहस हो चुका था। जमीन पर हर तरफ मरा हुआ सी फूड बिखरा पड़ा था। सड़ने की बदबू दूर दूर तक महसूस की जा सकती थी। शाओलिन ने कहा, बॉस, आपके अंकल का तो खेल खत्म हो गया। 6 घंटे तक बिजली नहीं थी और सारी रेफ्रिजरेशन मशीन्स बंद रहीं। 5 लाख का माल बर्बाद हो गया। मैं करीब जाकर देखने लगा। किंग क्रैब्स, ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर्स और स्टार ग्रुपर्स सब सड़कर मांस का एक ढेर बन चुके थे। मेरे अंकल वहां
खाली नज़रों से बैठे थे, जैसे किसी ने उनकी रूह निकाल ली हो। मुझे देखकर उनकी आंखों में कई तरह के जज्बात आए, लेकिन आखिर में उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस अपना सिर झुका लिया। मैं पलटा और उनकी तरफ दोबारा देखे बिना वहां से चला गया। गोदाम वापस आकर मैंने इन्वेंट्री चेक करना शुरू किया। टाइफून के दौरान हमारा जीरो नुकसान हुआ था। सारा सी फूड एकदम जिंदा और सही सलामत था। मैंने फौरन अलायंस के मेंबर्स को सूचना दे दी कि हम हमेशा की तरह सप्लाई जारी रख सकते हैं। सुबह 10 बजे बाजार में चहल पहल शुरू हुई, लेकिन पावर कट की वजह से ज़्यादातर दुकानों को भारी नुकसान हुआ था और पूरे मार्केट में बेचने के लिए किसी के पास माल नहीं था। सिर्फ मेरा कोल्ड स्टोरेज ही नॉर्मल तरीके से काम कर रहा था। जल्द ही मैं अकेला सप्लायर बचा था जिसके पास स्टॉक था। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के खरीदार एक के बाद एक फ़ोन करके सप्लाई के बारे में पूछने लगे। मैंने हाँ कह दिया, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि कीमतें मार्केट ट्रेंड के हिसाब से होंगी। टाइफून के बाद सी फूड की भारी कमी थी, कीमतें बढ़ चुकी थीं, पर मेरे अलायंस को प्राथमिकता दी गई और उनके लिए पुराने रेट ही रखे गए। बाकी ग्राहकों के लिए मार्केट प्राइस लागू था। उस दिन मेरे गोदाम पर भीड़ उमड़ पड़ी। रेस्टोरेंट मालिक, रिटेलर्स और यहाँ तक कि दूसरी दुकानों के मालिक भी माल लेने आए। मैंने पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से सप्लाई की, ये पक्का करते हुए कि हर ग्राहक को उसका हिस्सा मिले। लेकिन मैंने कोई कालाबाजारी या जमाखोरी नहीं की। शॉलिन ने जोश में आकर कहा, बॉस, आज का टर्नओवर 1 मिलियन के पार चला गया है। मैंने कुछ नहीं कहा, ये वो नतीजा नहीं था जिसकी मुझे तलाश थी, लेकिन बाजार का कानून यही है। जो तैयारी करता है वो बच जाता है और जो नहीं करता वो बाहर हो जाता है। दोपहर 3 बजे कई लेनदार अंकल की दुकान पर पहुंच गए। वहां सड़े हुए सी फूड का ढेर देखकर उनके चेहरे पीले पड़ गए। उनमें से एक ने अंकल की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, बूढ़े ले, हमारा उधार कैसे चुकाओगे? इस कचरे की अब क्या कीमत बची है? अंकल सिर झुकाए खड़े थे और बार बार बस यही कह रहे थे कि उन्हें थोड़ा और वक्त दिया जाए, वो पैसे चुकाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेनदारों ने एक न सुनी और साफ कह दिया कि अगर 3 दिन में पैसे नहीं मिले तो वो कोर्ट में केस कर देंगे और उनकी दुकान जब्त कर लेंगे। अंकल की जैसे सारी हिम्मत जवाब दे गई और वो दीवार के सहारे टिक गए। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। शाओलिन ने कहा, बॉस, आपके अंकल का 5 लाख का माल तो गया ही, ऊपर से वो 1 मिलियन से ज्यादा के कर्ज में है। वो अब कभी इससे उबर नहीं पाएंगे। मैं गोदाम के दरवाजे पर खड़ा सामने के हालात देख रहा था। मेरे अंदर कोई हलचल नहीं थी। उस रात टाइफून पूरी तरह खत्म हो गया और आसमान साफ हो गया। मैं मार्केट के एंट्रेंस पर खड़ा सितारों भरा आसमान देख रहा था। इस तूफान ने मार्केट का पूरा ढांचा ही बदल दिया था। सामने अंकल की दुकान की लाइट अभी जल रही थी। वो सड़े हुए सीफूड के ढेर के सामने अकेले बैठे थे, एकदम बेजान। वो रेफ्रिजरेशन मशीन्स अब पूरी तरह कबाड़ हो चुकी थी। उनकी स्क्रीन काली पड़ गई थी और अब वो ठीक नहीं हो सकती थी। बाजार में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं कि अंकल पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। उन्होंने तूफान से पहले अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। माल जमा करने के लिए भारी ब्याज पर पैसा उठाया था और अचानक सब कुछ खत्म हो गया। अब वो सिर्फ कंगाल ही नहीं हुए थे, बल्कि कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। अगले दिन ओल्ड चैन का फोन आया। उन्होंने बताया कि तूफान के बाद नावें अब समुद्र में जाने लगी हैं और 3 दिन में बंदरगाह पर नया माल आ जाएगा। उन्होंने पूछा कि मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए। मैंने कहा कि पहले से दोगुना माल तैयार रखें, अब मार्केट में भारी डिमांड है। फोन रखने के बाद मैं कोल्ड स्टोरेज के गेट के सामने खड़ा हो गया। पूरे मार्केट पे नजर डाली तो देखा कि तूफान के गुजरने के बाद कई दुकानदार अपना नुकसान साफ कर रहे थे। कुछ ने तो अपनी दुकानों के ताले भी लगा दिए थे। लेकिन मेरे कोल्ड स्टोरेज में बिजनेस पहले से भी बेहतर चल रहा था। उस दोपहर में कोल्ड स्टोरेज के अंदर नई इन्वेंट्री का हिसाब लगा रहा था। शालिन पास आया और बोला, बॉस, आपके अंकल गेट पर आए हैं। वो कहना चाहते हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने नजर उठाई और शीशे के पार बाहर खड़े अंकल को देखा। उनके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा उतरा हुआ था। वो बहुत ही लाचार दिख रहे थे। मुझे देखते ही उनके होंठ कांपने लगे। काफी देर बाद उनके मुंह से बस 2 शब्द निकले। मैंने एक सिगरेट जलाई और कुछ नहीं बोला। उनके बोलने का इंतजार करने लगा। अंकल काफी देर तक खामोश रहे। आखिर में उन्होंने कहा, आए, मुझे तुमसे एक मदद मांगनी है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मैंने बिना कोई जवाब दिए उन्हें देखा। अंकल कहते रहे, टाइफून वाली रात मेरा सारा माल सड़ गया। अब लेनदार रोज आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे कोर्ट ले जाएंगे। मैं बिल्कुल फंस गया हूँ। क्या तुम अपनी फैमिली समझकर अपने अंकल की मदद नहीं कर सकते? मैंने सिगरेट की राख झाड़ी और शांति से पूछा, अंकल, आप पर कितना कर्ज है? अंकल ने नजरें नीचे झुकाकर कहा, ब्याज मिलाकर 1.6 मिलियन। मैंने कहा, 1.6 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है। अंकल ने भीगी आंखों से ऊपर देखा और कहा, आए, मैं जानता हूं कि अतीत में मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। वो 1,20,000 वाली बात मेरी गलती थी। अब तुम्हारा बिजनेस इतना बड़ा है, 1.6 मिलियन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे उधार दे दो।
मैं वादा करता हूँ कि सब लौटा दूंगा। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, अंकल, आप चुकाएंगे कैसे? अंकल सन्न रह गए और बोले, मेरे पास अभी भी वो दुकान है, भले ही अभी उसकी कीमत ज़्यादा ना हो और लोकेशन अच्छी है। जब मैं फिर से काम शुरू करूंगा तो तुम्हारा पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगा। मैं मुस्कुराया और कहा, अंकल, क्या आपको वाकई लगता है कि आप फिर से काम शुरू कर पाएंगे? मेरे सवाल पे वो निशब्द हो गए। उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने बात जारी रखी। टाइफून से पहले वेदर स्टेशन ने अलर्ट जारी किया था। सबको पता था कि बैकअप जनरेटर तैयार रखने हैं। आपने कोई तैयारी नहीं की और हड़बड़ाहट में माल भरने के लिए भारी ब्याज पर कर्ज ले लिया। ये आपकी अपनी गलती थी। अब जब सब कुछ गलत हो गया है तो आप मुझसे पैसे मांगने आए हैं? किस हक से? अंकल बोले, आए, हम एक ही खून हैं। मैंने जवाब दिया, अंकल, जब मुनाफा बांटने की बात थी तब आपने मुझे अपना खून नहीं समझा। साल के 365 दिन मैंने आपके लिए खून पसीना एक किया। आपने मुझे सिर्फ 1,20,000 दिए और कहा कि ये तो सिर्फ सस्ती मजदूरी है। अब जब आप मुसीबत में हैं तो आपको याद आ रहा है कि हम एक ही परिवार हैं। अंकल वहां बेजान खड़े रह गए, जैसे उनकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। मैंने सिगरेट बुझाई और कहा, अंकल, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उधार देकर नहीं। उनकी आंखों में उम्मीद की एक चमक आई और वो बोले, आए, बताओ, अगर मैं इस संकट से बाहर निकल सका तो मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मान लूंगा। मैंने कहा, अपनी दुकान मेराम ट्रांसफ़र कर दीजिए और मैं आपके सारे कर्ज चुकाने के लिए 1.6 मिलियन दूंगा। अंकल काफ़ी देर तक सुन्न खड़े रहे। मैंने उन्हें हकीकत दिखाई कि वो दुकान अब सिर्फ एक खाली ढांचा है और उसकी रेफ्रिजरेशन मशीन्स बेकार हो चुकी हैं, ग्राहक भी जा चुके हैं, और अगर वो मुझे ट्रांसफ़र नहीं करते तो कोर्ट के जरिए लेनदार उसे जब्त कर ही लेंगे। जब्त होने से बेहतर है कि आप उसे मुझे बेच दें। कम से कम इस तरह आप अपना कर्ज चुका पाएंगे और जेल जाने से बच जाएंगे। अंकल का चेहरा पीला पड़ गया और कांपते होंठों से बोले, आए, वो दुकान मेरी 10 साल की मेहनत का फल है। मैंने साफ कर दिया कि मेहनत से कर्ज नहीं चुकाए जाते। अब उनके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो दुकान ट्रांसफ़र करें, कर्ज चुकाएं और ज़ीरो से शुरुआत करें, या फिर केस होने का इंतज़ार करें, दुकान भी गंवाएं और जेल की चक्की पीसें। फैसला आपका है। अंकल वहां जम से गए। उनकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा था, नफरत थी, लेकिन आखिर में सब बेबसी में बदल गया। उन्होंने कहा, आई, क्या तुम कीमत थोड़ी बढ़ा सकते हो? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा कि 1.6 मिलियन ही मार्केट प्राइस है। दुकान की मौजूदा हालत देखते हुए ये कीमत भी बहुत ज़्यादा है। अंकल काफ़ी देर तक चुप रहे, फिर आखिर में सिर झुकाकर बोले, मैं इस बारे में सोचूंगा। मैंने कहा, अंकल, लेनदारों ने आपको 3 दिन का समय दिया था, आज दूसरा दिन है, आपके पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अंकल ने फिर कुछ नहीं कहा। वो मुड़े और वहां से चले गए। उनकी पीठ झुक चुकी थी और वो बहुत धीरे चल रहे थे, जैसे अचानक 10 साल बूढ़े हो गए हों। उसी रात मुझे खबर मिली कि लेनदार फिर से अंकल की दुकान पर आए थे। इस बार वो कई आदमी साथ लाए थे और दुकान का सामान बाहर निकालने लगे। उन्होंने धमकी दी कि अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो वो कोर्ट कंप्लेंट दर्ज करा देंगे। अंकल दरवाजे पर खड़े होकर चुपचाप सब देखते रहे। उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। अगली सुबह अंकल वापस आए। इस बार उनके हाथ में एक दस्तावेज था, दुकान के मालिकाना हक का सर्टिफिकेट। वो काफी देर तक मेरे सामने खामोश खड़े रहे और फिर उन्होंने वो कागज मुझे थमा दिया और कहा, आए, मैं तैयार हूँ। मैंने कागज लिया, उसे देखा और कहा, अंकल, आज दोपहर हम नोटरी के पास चलेंगे ताकि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो सके। अंकल ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़े। दरवाजे पर पहुंचकर वो अचानक रुके, पीछे मुड़कर देखा और कहा, आए, तुम जीत गए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसी दोपहर मैंने कागजी कार्यवाही पूरी की और तुरंत मरम्मत का काम शुरू करवा दिया। पुरानी दुकान को तोड़कर कोल्ड स्टोरेज को और बड़ा करने का काम शुरू हुआ। मैं अपने गोदाम के सामने खड़ा था और उस सामने वाली दुकान को देख रहा था जो बहुत जल्द मेरी होने वाली थी। वो साइन बोर्ड जो वहाँ पिछले 10 सालों से टंगा था अब हटने ही वाला था। उसकी जगह जल्द ही आईजी फूड लेने वाला था। ट्रांसफ़र एग्रीमेंट साइन करने के अगले ही दिन मैंने रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया और प्रोफेशनल्स की एक टीम बुलाई। मैंने अपने अंकल की पुरानी दुकान को अपने कोल्ड स्टोरेज के साथ जोड़ दिया। जैसे ही वो बीच की दीवार गिरी, दुकान का स्पेस पल भर में दोगुना हो गया। मैंने 6 नई इंपोर्टेड रेफ्रिजरेशन मशीनें मंगवाई जो सबसे एडवांस टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम्स और बैकअप पावर सप्लाई से लैस थीं। अपनी डिलीवरी फ्लीट बढ़ाकर मैंने 5 ट्रक कर दिए ताकि मैं एक साथ कई कस्टमर्स को सर्विस दे सकूं। रिनोवेशन के दौरान मार्केट में तरह तरह की बातें होने लगी थीं। कुछ कह रहे थे कि मैं बहुत बेरहम इंसान हूं जिसने अपने सगे अंकल तक को नहीं बख्शा। कुछ का कहना था कि अगर अंकल ने उस वक्त मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया होता तो आज उनका यह हाल नहीं होता। मैंने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और सिर्फ काम की प्रोग्रेस पर फोकस किया। एक हफ्ते बाद नई दुकान तैयार थी।
1000 स्क्वायर मीटर का वो विशाल एरिया, लाइन से लगी 6 नई रेफ्रिजरेशन मशीनें, दरवाजे पर खड़े डिलीवरी ट्रक्स और सूरज की रोशनी में चमकता वो सी फूड डिस्ट्रीब्यूटर का साइन बोर्ड। उद्घाटन के दिन सब कुछ बहुत भव्य लगा था। मैंने कोई बड़ी सेरेमनी नहीं की, बस अलायंस के मेंबर्स और कुछ खास कस्टमर्स को खबर दी। लेकिन खबर फिर भी चारों तरफ फैल गई। लगभग पूरा मार्केट इसे देखने उमड़ पड़ा। बॉस जान अपने साथ कुछ रेस्टोरेंट ओनर्स को लेकर मुझे बधाई देने आए। उन्होंने बिजनेस का स्केल देखा और अंगूठा दिखाते हुए कहा, सिर्फ कुछ ही महीनों में तुमने इस पूरे मार्केट को इस तरह एक कर दिया, ये वाकई हैरान करने वाला है। अलायंस के मेंबर्स भी आए थे। वो 13 रिटेलर्स नई दुकान के सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जुड़कर इन 2 महीनों में उन्होंने उतना कमाया है जितना पिछले पूरे साल में नहीं कमाया था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो भविष्य और भी शानदार होगा। ओपनिंग वाले दिन डेली बॉक्स फ्लो 15 लाख को पार कर गया और सुबह से रात तक ऑर्डर्स की लाइन लगी रही। 5 डिलीवरी गाड़ियां लगातार चक्कर काट रही थीं और हर कस्टमर को उनका माल वक्त पर मिल रहा था। शाओलिन ने बड़े उत्साह के साथ मुझे अकाउंट बुक दिखाई और कहा, बॉस, अगर यही रफ्तार रही तो इस महीने हम 30 लाख का नेट प्रॉफिट पार कर जाएंगे। मैंने सिर हिलाया। 30 लाख का वो नेट प्रॉफिट जो पिछले पूरे साल में अंकल और मैंने मिलकर कमाया था, अब उसे एक ही महीने में कमाना पूरी तरह मुमकिन था। मैं अपनी दुकान के सामने खड़ा होकर पूरे मार्केट को देखने लगा। जहां कभी अंकल का दबदबा था, अब वो जगह मेरी थी। उसी रात मैंने अलायंस के मेंबर्स और अपने खास एम्प्लॉयज़ के साथ एक मीटिंग बुलाई। मैंने उनसे कहा, अगले महीने से 20% मेरा होगा और 80% आप सबका। ये सुनकर रिटेलर्स दंग रह गए। उनमें से एक, जिनका नाम वान था, बोले, बॉस, ये कैसे मुमकिन है? माल आप देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आप संभालते हैं और सारा रिस्क भी आपका है, 20% तो बहुत कम है। मैंने जवाब दिया, भाई वान, अब मेरा स्केल बढ़ चुका है और वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो 20% कम नहीं है। जब आप लोग ज़्यादा कमाएंगे तभी तो मेरे साथ काम करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। ये सुनकर कई रिटेलर्स की आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, आपके साथ काम करना वाकई किस्मत की बात है। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं दुकान के बाहर खड़ा था। पूरा मार्केट रोशनी से नहाया हुआ था और लोगों की चहल पहल जारी थी। शाओलिन ने मुझे बताया कि आज अंकल मार्केट आए थे। वो काफ़ी देर तक गेट के पास खड़े होकर हमारी नई दुकान को देखते रहे और फिर बिना कुछ कहे चले गए। अंकल ने वो 16 लाख लेकर अपना सारा कर्ज तो चुका दिया था, लेकिन इस मार्केट में उनकी 10 साल की नींव अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब वो बस एक आम आदमी थे, वो घमंडी दुकानदार नहीं रहे। देर रात जब मैं दुकान बंद करके घर जाने लगा तो मार्केट के एंट्रेंस पर मुझे एक जान पहचाना चेहरा दिखा। वो अंकल थे। वो मार्केट के गेट पर खड़े होकर अंदर की चमकती लाइटों और उस नए साइन बोर्ड को बड़ी पेचीदा नज़रों से देख रहे थे। मैं उनके पास जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। काफ़ी देर की खामोशी के बाद अंकल ने मेरी तरफ देखा और कहा, बस, अब अच्छे से काम करना। इतना कहकर वो मुड़े और अंधेरे में ओझल हो गए। उनके चलने के अंदाज में अब वो पुराना रौब नहीं था। 1,20,000 से शुरू हुआ ये सफ़र आज यहाँ तक पहुँच गया था। 3 महीने से भी कम समय में मैं पूरी बाजी पलट दी थी। मार्केट की सबसे बड़ी दुकान, सबसे स्टेबल सप्लाई और सबसे बेहतरीन कस्टमर्स, अब सब कुछ मेरे हाथ में था। ये मार्केट अब मेरा था। साल खत्म होने को है। जब से मैं 1,20,000 लेकर अलग हुआ था, तब से लेकर पूरे मार्केट पर कंट्रोल करने तक का ये सफ़र एक पूरी ज़िंदगी जैसा लगता है। उस रात मैंने अपने सभी एम्प्लॉयज़ और अलायंस मेंबर्स को इकट्ठा किया और नई दुकान में 10 से ज़्यादा टेबल लगवाए। शाओलिन, ओल्ड चेन, ओल्ड हान, ओल्ड जो और वो 13 रिटेलर्स, वो पूरी टीम जिसने मेरे साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ी थी, आज यहाँ मौजूद थी। मैंने अपना गिलास उठाया और कहा, इस साल मेरा साथ देने के लिए आप सबका शुक्रिया। आज साल के आखिर का प्रॉफिट बांटने का दिन है और मैं अपनी ज़ुबान का पक्का हूँ। सबसे पहले शॉलिन का नंबर आया। मैंने उसे 2 लाख का रेड एनवेलप दिया। उसकी शुरुआती सैलरी 12,000 थी और मैंने वादा किया था कि अच्छा काम करने पर उसे तगड़ा बोनस मिलेगा। वो 2 लाख उसकी मेहनत की कमाई थी। उन 13 रिटेलर्स को भी उनका हिस्सा मिला। वादे के मुताबिक 8,020 के हिसाब से बड़ा हिस्सा उनका था। हर किसी को लाखों रुपए मिले, किसी किसी को तो 10 लाख से भी ज़्यादा। शालिन और वो रिटेलर्स इतने इमोशनल थे कि उनके पास शब्द नहीं थे। पहले दूसरों के यहाँ साल भर हाड़ तोड़ मेहनत करके भी वो 1 लाख मुश्किल से कमा पाते थे, लेकिन आईजी फूड के साथ कुछ ही महीनों में उन्होंने पिछले कई सालों से ज्यादा कमाई की थी। मैंने कहा, अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा। अगले साल और मेहनत करेंगे, वो और भी बेहतर होगा। ओल्ड चैन और बाकी जहाज के कैप्टन्स को भी मैंने शानदार तोहफे दिए। ओल्ड चैन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम बहुत वफादार और निडर लड़के हो। हमने तुम पे भरोसा करके कोई गलती नहीं की।
जैसे जैसे रात बढ़ी, माहौल और भी खुशनुमा हो गया। लोग पुराने दिन याद करने लगे कि कैसे शुरुआत में मार्केट में किसी को मुझ पर भरोसा नहीं था। सबको लगता था कि मैं इतना जवान होकर अपने अंकल को टक्कर नहीं दे पाऊंगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि चंद महीनों में पूरी कहानी ही बदल जाएगी। दावत खत्म हुई, बहुत देर हो चुकी थी। मैं दुकान के बाहर खड़ा था जब शाओलिन ने आकर मुझे अकाउंट बुक थमाई। उसने बताया कि ओपनिंग से अब तक टोटल कैश फ्लो 2 करोड़ 30 लाख रहा है और नेट प्रॉफिट 85 लाख है। मैंने उन नंबर्स को देखा। पिछले साल अंकल के साथ पूरे साल काम करके भी टोटल फ्लो सिर्फ 50 लाख था और नेट प्रॉफिट 28 लाख, जिसमें से मुझे सिर्फ 1,20,000 मिले थे। इस साल अकेले काम करते हुए 3 महीने से भी कम समय में मैंने पिछले साल के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा नेट प्रॉफिट कमाया था। इस साल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। नियम तभी काम करते हैं जब ताकत आपके हाथ में हो। पहले कैपिटल उनका था, रिश्ते उनके थे, इसलिए फैसले भी वही लेते थे। अब दुकान मेरी है, सप्लाई मेरी है, कस्टमर्स मेरे हैं, तो फैसले भी मेरे ही होंगे। लेकिन मैं अपने अंकल जैसा नहीं बनूंगा जिन्होंने सिर्फ मेरा शोषण किया और आखिर में अकेले रह गए। मुझे बस इतना करना है कि जो मेरे साथ जुड़ा है वो भी पैसा कमाए, तभी हम और आगे बढ़ पाएंगे। शाओलिन ने बताया कि अंकल अब एक छोटे लिप से रेस्टोरेंट के किचन में काम करते हैं। एक दुकान के मालिक से एक कर्मचारी बन जाना, ये बदलाव हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन ये उनका अपना चुनाव था। उन्होंने मेरे साथ जैसा बर्ताव किया, आज वही फसल काट रहे हैं। रात के 12 बज रहे हैं। मैं दुकान का शटर गिराता हूँ। नए साल की घंटियाँ बजने वाली हैं और मार्केट में पटाखे फूटने लगे हैं। मैं अपने उस 1,000 स्क्वायर मीटर के साम्राज्य और उन चमकती मशीनों को देख रहा हूँ। गेट पर खड़ी 500 कोल्ड चेन गाड़ियाँ और 1,20,000 से 85 लाख तक का ये सफ़र सिर्फ 3 महीनों में एक मामूली एम्प्लॉय से मार्केट का सबसे बड़ा सप्लायर बनने तक मैंने यही सीखा कि असली कॉन्फिडेंस तभी आता है जब नियम आपके हाथ में हो। शाओलिन पास आकर कहती है, बॉस, हैप्पी न्यू ईयर। मैं मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर। आसमान में आतिशबाजी हो रही है, पूरा मार्केट रोशनी से जगमगा रहा है। मैं यहाँ शांत खड़ा हूँ, पर मेरा दिल जानता है कि अगले साल मुझे और बड़ा करना है। मुझे सिर्फ ये मार्केट नहीं, बल्कि आसपास के शहरों तक अपना बिजनेस फैलाना है। लेकिन फिलहाल मुझे बस घर जाकर अपनी माँ के साथ नए साल का खाना खाना है। मैंने अपना फ़ोन निकाला और मैसेज भेजा, माँ, कल मैं घर आ रहा हूँ। जवाब तुरंत आया, ठीक है बेटा, माँ तेरा इंतज़ार कर रही है। मैंने फ़ोन जेब में रखा, शटर लॉक किया और गाड़ी लेकर मार्केट से बाहर निकल गया। रियर व्यू मिरर में मेरे सीफूड होलसेल का वो बोर्ड अब भी चमक रहा शुरू था। करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो, ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन, हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।